हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मंजिल एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, एक लंबे समय बाद में आपसे मुलाकात हो रही है और इसका रीज़न जो है यही है कि दोस्तों मेरी आँख की सर्जरी हुई थी और जिसके कारण लगातार जो है मोबाइल से या लैपटॉप से थोड़ी दूरी बनाना बहुत ज़रूरी था और इस वजह से आपसे कनेक्ट नहीं हो पाए और अब सही मौके पर और सही मोमेंट पर आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर अपन डिस्कस करने वाले हैं वैसे शायद आप लोगों को लगभग चैनलों ने इसके आंसर की प्रोवाइड करवा दी होगी जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन दोस्तों, अपना अंदाज इन सब से अलग है। आज हम इस टॉपिक में ना केवल आंसर की बताएंगे दोस्तों, बल्कि अपन टॉपिक वाइज इस पेपर का विश्लेषण करेंगे। टॉपिक वाइज पेपर का विश्लेषण कैसे कि किस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं, यानी कि एक एक टॉपिक का अपन विश्लेषण करेंगे, हरूफ तहजी से लेकर लास्ट में आखिर तक जो आपकी पेडागोजी है, किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं और कौन से ऐसे टॉपिक थे जिनसे एग्जामिनर ने एक भी सवाल लेना उचित नहीं समझा था। इस तरीके से एक एक टॉपिक को हम विश्लेषण करेंगे। और ये जो पेपर हुआ था, आपको पता हो तो दोस्तों, जो 2022 वाला पेपर हुआ था, जिसके अंदर आपको पता हो तो 89 सवाल टेस्ट सीरीज से ही मंजिल एकेडमी के कंटेंट से बन गए थे। और ये जो पेपर हुआ था, इसमें दोस्तों मैं अभी ऑथेंटिक, बिल्कुल आपको बिल्कुल ऑथेंटिक एविडेंस दूंगा कि 75 सवाल आपके मंजिल एकेडमी के टेस्ट सीरीज से सवाल बन गए थे। कंटेंट से तो आपको 149 सवाल, कंटेंट से 149 सवाल डिट्टो आपको अपने कंटेंट से मिल गए हैं। आप अगर जो कोर्स होल्डर हैं आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज से ही सिर्फ जो है 75 सवाल अपने टेस्ट पेपर से, जो अपन ने टेस्ट सीरीज चलाई थी पिछले साल वाली, पिछली बार जो चलाई थी, उससे वापस जो अभी एग्जाम हुआ था 2022-25 वाला, उसमें उसी टेस्ट सीरीज से वापस 75 सवाल, 75 सवाल बन गए थे। यानी कि दोस्तों नई टेस्ट सीरीज हमने नहीं बनाई थी और उसका कारण ये था कि आंख की सर्जरी हो रखी थी, नया पेपर बनाना मुश्किल था, लैपटॉप पे मोबाइल पे काम करना। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि जो पुरानी टेस्ट सीरीज थी अपने, उसी से ही 75% जो है, परसेंट नहीं 75 सवाल हु बहू डिट्टो 150 में से 75 सवाल आपको अपनी टेस्ट सीरीज से मिल जाएंगे। अब वो कैसे, मैं आपको अब जैसे जैसे अपने विश्लेषण करेंगे टॉपिक वाइज, उसमें मैं आपको उन टॉपिक से, उन सवालात से रूबरू करवाते जाऊंगा। और ये जो दोस्तों, ये जो वीडियो लेक्चर है, आप खुद इसके बेस पर इमेजिन करिएगा कि भाई, और आप खुद एनालिसिस करिएगा कि ये जो मंजिल एकेडमी की टेस्ट सीरीज थी और जो कंटेंट है वो फिर कितना कारगर साबित हुआ है इस एग्जाम में भी। वो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपना जो है महत्वपूर्ण मशवरा जरूर दीजिएगा। ये वीडियो लेक्चर और विश्लेषण आपके आने वाले एग्जाम 2026 के लिए बेहद कारगर साबित होगा। कैसे होगा दोस्तों? इस टॉपिक से, इस वीडियो लेक्चर से हम प्रत्येक टॉपिक का विश्लेषण करेंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि भाई इस टॉपिक से एग्जामिनर का क्या माइंड सेट रहा था, ये सवाल उठाने का क्या माइंड सेट रहा था, और अब आगे जो एग्जाम बनेगा वो इस टॉपिक से कौन सा सवाल उठा सकता है। तो इस पर्पज से ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा दोस्तों। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, मंजिल एकेडमी आपकी जो फेवरेट है वो क्वालिटी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्मार्ट क्लासेस के लिए जानी जाती है। और अपने स्तर पे सभी शिक्षकगण जो हैं उर्दू की जो खिदमत कर रहे हैं, हमें उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। हम अपने लेवल पे, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि वो भी उर्दू की खिदमत कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम भी मंजिल एकेडमी के माध्यम से आप लोगों के जो मंजिल है उस तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपना कितना बेहतर दे पाए हैं, ये आपका, आपकी जो सफलता है, आपकी जो मंजिल है, वो आपके जो परिणाम है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और शुक्र है मालिका की मंजिल एकेडमी ने अपने छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने पास ना तो कोई बड़ा डिजिटल बोर्ड है, ना ऑनलाइन ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके बेस पर हम बहुत कुछ बड़ा दिखावा करके आपको पेश करें। हमारी एक छोटी सी दुनिया है, एक छोटा सा लैपटॉप है, मोबाइल है बस, और मेरी मेहनत है बस। इस मेहनत के बेस पे आज आप लोगों के बीच में इस विश्लेषण को लेकर आया हूं। अपना कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा प्लीज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। और आपके सिलेबस में दोस्तों पहला टॉपिक दिया हुआ है हुरूफ तहजी प्लस एराब। इस टॉपिक से आपके टोटल दोस्तों आरपीसी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2025 हुआ था,
इस टॉपिक से आरपीएससी ने कितने सवाल उठाए हैं? 6 सवाल उठाए हैं। कितने सवाल उठाए हैं? 6 सवाल उठाए हैं। और 6 कौन कौन से सवाल उठाए हैं और कितने सवाल आपके मंजिल एकेडमी के टेस्ट सीरीज से कनेक्ट हुए हैं? तो दोस्तों इसमें से 3 सवाल टेस्ट सीरीज से, कंटेंट से तो पूरे 6 सवाल निकले हैं। 1 2 3 4 5 6 आरपीएससी का जो कंटेंट है, हैंड रिटन नोट्स है, उसमें से तो हूबहू 6 सवाल उठा लिए गए हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज से कौन कौन सा सवाल उठाया गया है? एक तो पहला, और एक आपके तीसरा ये है ना, ये इसमें ये देखो, ये एग्जाम्पल्स लगभग सेम सेम आपको मिल जाएंगे मेरे टेस्ट सीरीज में। और एक आपको मिलेगा खालिस अरबी हरफ वाला सवाल, ये सवाल। तो देखिएगा, पहले सवाल, हुरूफ कमरी की तादाद कितनी है? 14 है। और रिवायती कवायद में मुसव्वते को क्या कहा जाता है? हुरूफ इल्लत कहा जाता है। और वाव मादूला के लिहाज से कौन सा जुमरा सही है? ख्वाब, ख्वाहिश, ख्वाजा, दरखास्त। और 2 हम मखरज मतलब हुरूफ के निकलने की जगह को मिलाकर पढ़ना क्या कहलाता है? इदगाम, उद्गम होने की जगह, यानी कि वो उसका उद्गम कहां से हो रहा है, वो कहां से निकल रहा है वो वर्ड। जेल में कौन सा हरफ खालिस अरबी से ताल्लुक रखता है? तो काफ उर्दू हुरूफ तहजी में शामिल खास फारसी हरफ के जुमरे की निशानदेही करो। पे चे जे गे। तो ये 6 सवाल आपके दोस्तों जो आपके हुरूफ तहजी और एराब वाला टॉपिक है, इससे उठाए गए हैं। अब अपन जो टेस्ट सीरीज का देखो, जो अपन हमारी सिलेक्शन टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट पेपर था, उसमें से ये 3 सवाल उठाए गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से। दोस्तों आप इस पेपर की डेट देख सकते हैं। ये पेपर जब हमने ऑनलाइन से सिलेक्शन टेस्ट सीरीज शुरू करी थी तो 25/9/2022 को ये पेपर लिया गया था, ठीक है। और उसके बाद में हमारे जो कोर्स होल्डर के स्टूडेंट थे, उनको यही टेस्ट सीरीज उनके ऐप में मौजूद थी, उनके कोर्स में मौजूद थी। तो इसमें दोस्तों टेस्ट सीरीज का ये जो दूसरा सवाल है, ये देखो, हुरूफ कमरी की तादाद कितनी है। एक तो ये सवाल हूबहू डिट्टो अपने टेस्ट सीरीज से। और एक चौथा सवाल था दोस्तों आपका, ये देखो, ये खालिस अरबी हुरूफ की तादाद कितनी है। तो दोस्तों आपको इसमें अरबी हुरूफ से ताल्लुक रखने वाला शब्द पूछा था। अपन ने इसकी व्याख्या के अंदर, इन 10 की जो व्याख्या थी उसमें नीचे सॉल्यूशन में इसके उत्तर दे रखे थे अपन ने। काफ जो भी उर्दू अरबी के वर्ड थे ना वो, और बाकी टोटल 10 बता रखे थे वो, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों एक सवाल था आपके, ये देखो, ये वाला, वाव मादुला किस लफ्ज में नहीं है? नहीं वाला ऑप्शन दिया था। तो इसमें आपको देखो, दरख्वास्त आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, और आपके ख्वाहिश आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, और इसके बाद में देख लीजिएगा खूब आपके ऑप्शन में, ख्वाब आपके ऑप्शन में, यहाँ पे ख्वाब दिया हुआ था आपके जो दिया हुआ है अपने ऑप्शन में, यहाँ पर ख्वाब था। जो उसमें गलत ऑप्शन में जो था ना, उसमें वावादुल्ला के जो एग्जैक्ट आंसर में ख्वाब था, एक ऑप्शन ख्वाब। अपने इसमें सिर्फ ये दे दिया था, ये अपन ने नहीं वाला ऑप्शन में चुना था, ये वाला ऑप्शन। बाकी सारे जो है वावादुल्ला की किस्म से पूछे गए थे। यानी कि तीनों सवाल हूबहू डिट्टो आपके टेस्ट सीरीज में सवाल पूछे जा चुके हैं। ओके दोस्तों, बाकी अपना जो हैंड रिटन नोट्स था, जो अपन ने पेन से लिखकर आपको प्रोवाइड करवाया था, पेन से लिखकर, उसमें से ये सारे 6 के 6 सवाल जो है आपको बिल्कुल अपने नोट्स में मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब आपके सिलेबस में दूसरा टॉपिक आता है इस्म और उसकी किस्में। इस्म और उसकी किस्में, इस टॉपिक से दोस्तों फिर से आरपीसी ने कितने सवाल उठाए? टोटल 6 सवाल उठाए हैं। कौन कौन से सवाल उठाए हैं? म्याऊं म्याऊं इस्म की किस किस्म के तहत आता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन मैंने इसमें लिखना भूल गया है, तो आप इसमें सूत कर लीजिएगा। इसमें सूत, स्वाद, डब्लू ते, सूत, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा बिल्कुल आसान सवाल, इसमें मारफा किसको कहते हैं? इसमें खास को कहते हैं। अगर किसी इस्म की हैयत से उसका असल से छोटा, हकीर या मामूली होना जाहिर हो तो उसे क्या कहते हैं? इसमें तस्गीर कहते हैं। मर्द से मर्दवा इस्म की कौन सी किस्म के झेल में आता है? इसमें मुकब्बर की लैंग्वेज में आता है। वो लफ्ज जो किसी जगह या वक्त के नाम को जाहिर करे, इसमें ज़र्फ कहते हैं। और वो इस्म जो किसी चीज को बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे, उसे क्या कहते हैं? इसमें मुकब्बर कहते हैं दोस्तों। अब ये दोस्तों इस टॉपिक से अपने 3 सवाल जो है टेस्ट सीरीज से बने, टेस्ट पेपर से बने हैं, और बाकी अपने हैंड रिटन नोट से। बिल्कुल आपको जो है, जो हमने देखो, हमारा एक थ्योरी है हैंड रिटन नोट्स के साथ में इस टॉपिक की जो है एनसीईआरटी और आरबीएससी, एनसीईआरटी और आरबीएससी, इस बुक का हूबहू पेज जो है अपन स्टूडेंट्स को पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करवाते हैं अपने कोर्सेज में, ताकि बच्चे को बिल्कुल कहां से सवालात उठाती है आरपीएससी। देखो ये लाइन जो थी ना, ये डेफिनेशन, ये हूबहू एनसीईआरटी की उर्दू कवायद और इंशा की हूबहू पेज जो हमने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाया था,
उसकी हूबहू लाइन दोस्तों टेस्ट पेपर में उठा ली गई है। इतना मतलब बेहतर कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड करवाया है। तो चलिए टेस्ट सीरीज देखते हैं। पहले उठाते हैं अपन क्लास टेस्ट का। ये देख लीजिएगा, हमारी जो है इसम वाले टॉपिक की जो क्लास टेस्ट था उसका सवाल था ये म्याऊं म्याऊं टर टर कट कट, ये आवाज़ किसकी थी? तो ये इसमें सूद की आवाज़ मानी जाती है। ये हूबहू डिट्टो सवाल अपन ने क्लास टेस्ट लिया था। ये जो इसम वाला टॉपिक है उसका 34 नंबर सवाल ये जो है इसम वाले टॉपिक से। ओके, फिर आपके जो पांचवा सवाल था ना, पांचवा सवाल, वो लफ्ज जो किसी जगह या वक्त के नाम को जाहिर करे, आपके पेपर में दिया हुआ है दोस्तों। ये अपने रीट 2021 का आरटेट 2011 का पेपर था, सॉरी आरटेट 2011 का पेपर था, और वो अपन ने क्लास टेस्ट में मैंने दिया है। उस टेस्ट को हूबहू आरपीसी ने उठाया। वो इसम जो किसी जगह या वक्त का बता दे तो इसमें ज़र्फ व मका ये ऑप्शन अपने को अपनी टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। ओके, बाकी दोस्तों ये जो अपन इसम वाला टॉपिक जब अपने क्लास नोट्स से अपन स्टडी करते हैं तो ये देखो यहाँ पर हमने एनसीईआरटी का ये जो पेज है ना, हूबहू आपके उर्दू कवायद और इंशा वाली किताब है ना, ये वाली, इस टॉपिक से इसम वाला टॉपिक दिया हुआ है। इसमें देखो ये हूबहू दोनों सवाल आपके इस लाइन से उठा लिए गए हैं। ये देखो, ये देखो इसमें ज़रफ़ वाली भी यहाँ से उठाई है, और इसके बाद में ये देखो ये लाइन सीधी देखो, मुकब्बर और मुसग्गर वाली ये लाइन हूबहू डिट्टो आपके एनसीईआरटी वाली लाइन से उठा लिए गए हैं। यानी कि एक एक चीज़ जो है दोस्तों बिल्कुल बारीकी से आपको इधर उधर, जैसे कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा अपने को कोई कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाता है और अपन उसमें उलझ के रह जाते हैं। नहीं, अपना शॉर्ट फॉर्मूला है, एनसीईआरटी और आरबीसी के पेज को एनालिसिस करो और उसके बाद में सीधा हैंड रिटन नोट्स पे आ जाओ। ये देखो इस तरीके से पूरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक आता है सिफ्त और उसकी किस्में। इस टॉपिक से आरपीसी ने 3 सवाल उठाए हैं। पहला सवाल था वो सिफ्त जो किसी चीज़ की मिकदार या नापतोल को जाहिर करे तो उसे सिफ्त मिकदारी कहते हैं। वो सिफ्त जिससे किसी इस्म की तादाद जाहिर हो सिफ्त अददी कहते हैं। वो सिफ्त जिसमें किसी दूसरे चीज़ से किसी तरह का लगाव पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सिफ्त निस्बती कहते हैं। दोस्तों इस 3 टॉपिक में से 2 सवाल अपने टेस्ट पेपर से बने हैं, देख लीजिएगा एक बार। ये देख लीजिएगा दोस्तों, ये सवाल अपन ने क्लास टेस्ट में दिया था और ये आरटेट 2011 का सवाल दिया गया था। दोस्तों अपना कंटेंट की यही खासियत है, अपन ने जिस टॉपिक का डिस्कस किया है किसी भी क्लास लेक्चर में, उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू पहले मैं एनालिसिस करवाता हूं बच्चों को और उसके बाद में उस लेक्चर को शुरू करता हूं, और उसी का परिणाम देख लीजिएगा दोस्तों। शिफ्ट के अंदर ये हूबहू आरटेट 2011 का सवाल उठा लिया गया है। जिस शिफ्ट से किसी दूसरे शे से या किसी दूसरी चीज से लगाव या ताल्लुक जाहिर, उसे क्या कहते हैं? सिफ्त निस्बती कहते हैं। ये हूबहू सवाल दोस्तों आरटेट 2011 का था जो आपको 2025 के पेपर में फिर से दे दिया गया है। ओके, सिफ्त का दोस्तों हमने एक, हमारा पेपर नंबर 12 है, ये देखिएगा 12वां मेजर टेस्ट है, और इसमें एक सवाल था जो किसी इसम या फेल की कमी, ज्यादती या नापतोल या तोलने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सिफ्त मिकदारी कहते हैं। ये भी हमारे टेस्ट सीरीज से, सिलेक्शन टेस्ट सीरीज थी ना, उससे सवाल आपको मिल गया है। ओके दोस्तों, और जो दूसरा सवाल बचता है वो सिफत जिससे किसी इसम की तादाद जाहिर हो, तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको हर जगह मिल जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों फिर अगला टॉपिक आता है आपके सिलेबस में, फ़ेल और उसकी किस्में। फ़ेल और उसकी किस्में, इस टॉपिक से दोस्तों आपके आरपीसी ने 4 सवाल उठाए हैं। कितने सवाल उठाए हैं? 4 सवाल उठाए हैं। तो इसके अंदर बिल्कुल हूबहू आपको कौन कौन से सवाल उठाए गए हैं पहले वो देख लेते हैं। फ़ैल मजहूल किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन पूछी थी। तो फ़ैल की वो हालत जिसमें फ़ाइल का पता ना चलता हो, और फिर पूछा था वो कौन सा फ़ैल है जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद हो, तो फ़ैल लाजिम। किस तरह के अफ़ाल से उर्दू में लतीफ़ माने पैदा होते हैं, तो इमदादी अफ़ाल। और वो फ़ैल जिसको मफ़ूल की ज़रूरत होती है, फ़ैल मुतअद्दी। दोस्तों हमारी इस टेस्ट में, टेस्ट पेपर में और सिलेक्शन टेस्ट सीरीज में से 2 सवाल इन 4 में से आपको मिल गए हैं हूबहू, देख लीजिएगा एक बार आप। ये हमारा जो फर्स्ट माइनर टेस्ट हुआ था इतनी तारीख को, इसका ये सवाल है जिस जुमले में फ़ाइल का मालूम ना चले, यानी कि फ़ाइल का पता ना चले, तो उसे क्या कहते हैं? उसे फ़ैल मजहूल कहते हैं। 53 सवाल। ओके, और इसके बाद में दोस्तों आपके ये देख लीजिएगा, ये वाला सवाल, ये देख लीजिएगा, वो फ़ैल जिसको अपने मफहूम के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती, मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती, तो उसे क्या कहते हैं? फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। ये 2 सवाल 4 में से आपको अपने सिर्फ टेस्ट पेपर से मिल गए हैं, बाकी कंटेंट से हूबहू अपना सवाल आपको मिल जाएगा। ओके,
चलिए, इसके बाद में मुश्तक और मुरक्कब अल्फाज वाले टॉपिक जो है आपको दिया हुआ है सिलेबस में आपके सेकंड ग्रेड में। दोस्तों ये जो पहला सवाल है ये तजनीस वाला जो टॉपिक है ना आपके इल्म बलागत में तजनीस वाला टॉपिक, उस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, इसको यहाँ पे नहीं करेंगे। इसमें से दो सवाल अपन मानते हैं कि कौन कौन से सवाल आते हैं जो आरपीसी ने पूछे हैं। पहला सवाल था दो मुख्तलिफ माने रखने वाले लफ्जों के मिलने से जो नया लफ्ज बनता है उससे कहते हैं मुरक्कब लफ्ज कहते हैं, और वो मुरक्कब जो लफ्ज मौजू और मतबू से मिलकर बने वो क्या कहलाता है। दोस्तों मतबू का माना होता है किसी की पैरवी करने या किसी के पीछे चलने वाला, तो इसका आंसर था मुरक्कब ताम। ये अपने हैंडरिटन नोट्स में पढ़ा हुआ है, और ये हूबहू एनसीईआरटी उर्दू कवायद और इंशा वाली जो बुक है उसकी हूबहू लाइन जो है आपके आरपीसी ने कॉपी करी है, और ये लाइन वाला जो पेज है एनसीईआरटी का उर्दू कवायद वाला, ये अपने कोर्स में जो जब इस टॉपिक को अपन ने डिस्कस किया था तो ये अपन ने बच्चों को प्रोवाइड करवाया था। ओके दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं, जिन्स। इस जिन्स वाले टॉपिक से दोस्तों आरपीसी ने अपने को तीन सवाल उठाए यहाँ से। लफ्ज नाई का मोनस क्या है, नाइन, और उर्दू में ज़मीरें किस जिन्स के तहत शुमार की जाती है। जिन्स से मुश्तरक, मुश्तरक का मतलब जिसमें मुज़क्कर भी और मोनस भी पाई जाती हो। ज़ैल में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है, अखबार। तो बिल्कुल आसान सा सवाल उठाए गए थे। आप इस टॉपिक का ये जो सवाल है, ये सवाल मैंने अपने टेस्ट सीरीज में कैसे दिया था, आप देखो ये हमने इस तरह से ये सवाल दिया था, मंदरजा झेल में मुख्तलिफ कौन सा है, अखबार, आपके अखबार ये ऑप्शन था, किताब, कागज़, आसमान, है कि नहीं। हमने इसमें से मुज़क्कर और मोनस को छांटने वाला ये टॉपिक दिया था कि भाई इसमें से कौन सा लफ्ज़ जो है मुख्तलिफ है। किताब जो है आपके मोनस था, और अखबार, कागज़ और आसमान ये आपके मुज़क्कर हो गए। ओके, चलिए जिन्स वाले टॉपिक के बाद में दोस्तों तादाद, जिसमें अपन वाहिद और जमा वाला टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसमें से आरपीसी ने इस बार दो सवाल उठाए हैं, वक्फ की जमा औकाफ और हुकाम की जमा जो है हाकिम। ठीक है, हुकाम किस लफ्ज़ की जमा है, हाकिम लफ्ज़ की जमा है। तो ये दो टॉपिक थे, बिल्कुल आसान सा सवाल पूछे थे। अब आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, ये टॉपिक देखो, ये इस टॉपिक से ये सवाल जो है हमारा टेस्ट पेपर आप देखिए 10 दिखाता हूँ आपको, ये देख लीजिएगा दोस्तों। पहले मैं आपकी इसके 10वां मेजर टेस्ट था हमारा, ये 10वां मेजर टेस्ट था, इसका सवाल नंबर 144, हाकिम की जमा देखिएगा, ये देखो हुक्काम, इसकी ये सवाल हूबहू अपन ने टेस्ट में दे दिया था दोस्तों। अब आप इससे बेहतर और क्या टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाएं। ठीक है दोस्तों, बच्चों को ये जो वाहिद, मुज़क्कर, मुतज़ाद, मुतरादिफ, ये टॉपिक की जो है भाई कहाँ कहाँ से पढ़े, कहाँ कहाँ से याद करें। आप और देखते जाइए, आप मतलब आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार मुतज़ाद मुतरादिफ वाले टॉपिक से भी ऐसे सवाल जो है अपने टेस्ट सीरीज से बन गए। चलिए अगला सवाल बिल्कुल आसान, हालत और उसकी सूरतें। दूध का धुला हालत इजाफी के किस तरह के ताल्लुक को जाहिर करता है, तो कैफियत और किस्म से। हालत इजाफी के दूध का धुला यानी कि दूध से धुला हुआ, हालत इजाफी के किस तरह के ताल्लुक को जाहिर करता है, तो कैफियत यहाँ पर और किस्म से ताल्लुक जाहिर कर रहा है। चलिए मुफरिद और मुरक्कब जुमले में आपको 3 सवालात आरपीसी ने उठाए गए। कितने सवालात उठाए गए? 3 सवालात इस एग्जाम में। पहला सवाल था वो जुमला जिसमें एक ही फाइल हो और एक फ़ैल हो, यह है मुफरिद जुमला। वो अल्फाज का वो मजमुआ जिनसे बात मुकम्मल और वाज़े हो जाए उसे क्या कहते हैं, जुमला। मुफरिद जुमला जो फ़ैल और फ़ाइल से मिलकर बने उसे क्या कह लेते हैं, जुमला फ़ैलिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जुमला फ़ैलिया, फ़ैल से मिलकर बना हो। अब ये दोस्तों इसमें से 2 सवाल, 3 में से 2 सवाल अपने हूबहू टेस्ट सीरीज से उठाए गए हैं। आप देख लीजिएगा टेस्ट सीरीज। हमारा ये जो दूसरा माइनर टेस्ट था और इसके अंदर आप सवाल नंबर 7 देखिएगा, अल्फाज का वो मजमुआ जिनसे बात मुकम्मल और वाज़े हो जाए। बात मुकम्मल और वाज़े हो जाए तो इसका राइट आंसर क्या था, जुमला, पहला सवाल। ठीक है, उसके बाद में 10वां सवाल देख लीजिएगा, वो जुमला जिसमें एक ही फ़ेल हो और एक ही फ़ाइल हो, तो इसका मुफरिद जुमला हो जाएगा ये। ओके, मुफरिद, ये राइट आंसर है इसका। तो हूबहू अपनी टेस्ट सीरीज से इनमें से इन 3 सवालात में से 2 सवाल आपको मिल गए हैं। ओके, चलिए अगला दोस्तों टॉपिक आता है आपके रमूज़ औकाफ। रमूज़ औकाफ, इस टॉपिक से दोस्तों आरपीसी ने 5 सवाल उठाए हैं आपके इस बार। कितने सवालात? 5 सवालात उठाए हैं। कौन कौन से आप देख लीजिएगा एक बार। किसी एक लफ्ज़ या फिक्रे के बाद थोड़ा सा ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है उसे क्या कहते हैं, सक्ता कहते हैं। ये जो अलामत पूछी है ये कौन सी अलामत है, ये जंजीरा की अलामत है। और ये जो निशान दिया हुआ है यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं, इसको वक्फा कहते हैं। और इस निशान को क्या कहा जाता है, इसको फजाइया निशान कहा जाता है।
और किसी एक लफ्ज या फिक्रे के बाद थोड़ा सा ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे क्या कहते हैं? सक्ता कहते हैं। तो इनमें 5 में से दोस्तों 4 सवाल अपने टेस्ट सीरीज से हैं। कितने सवाल? टेस्ट सीरीज से। चलिए देखते हैं। एक तो सक्ता की अलामत का सवाल, ये वाला सवाल था। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पूछ ली है बाकी इसकी, ठीक है। एक 25 नंबर सवाल आप देखें। 25 नंबर फजाइया की अलामत है, ये रहा फजाइया की अलामत आपको ऑप्शन में। बस इस सवाल को आपको ये चिन्ह दे दिया और इसका ऑप्शन में इसका आंसर दे दिया। अपन ने सिर्फ अपने सवाल के उत्तर को घुमाया, उत्तर को प्रश्न बना लिया और प्रश्न को उत्तर बना लिया। ओके। और एक 27 नंबर सवाल देखिएगा, वक्फा की अलामत, ये रहा वक्फा की अलामत आपको, ठीक है। ये रहा 27 नंबर सवाल, टेस्ट नंबर 2 आपके दिया हुआ है। ओके दोस्तों, और बाकी जो सवाल बचा हुआ है वो अपने हूबहू हैंड रिटन नोट्स में भी पढ़ाया, और आरबीसी एनसीईआरटी की जो बुक मैंने प्रोवाइड करवाई थी उसको वो भी मौजूद है। उसका मैं आपको वेरिफिकेशन कैसे कराऊं वो तो आसान। चलिए दोस्तों, आगे टॉपिक बनता है आपके अर्जी नवेसी का। अर्जी नवेसी भी से भी दोस्तों इस बार आपके आरपीसी ने 2 सवाल उठाए हैं, बिल्कुल आसान थे। किसी इनफरादी या इज्तमाई शिकायत, ज़रूरत, हाजत या मसले के हल के लिए किसी हाकिम या अफसर के नाम से लिखी जाने वाली तहरीर को क्या कहते हैं? अर्जी नवेसी कहते हैं। बिल्कुल आसान डेफिनेशन थी। दरख्वास्त गुजार का नाम दरख्वास्त के किस हिस्से में लिखा जाता है? तो खातिमा में। इस सवाल को दोस्तों थोड़ा आसान बना दिया इस बार। पिछली बार एग्जाम में तो इसको थोड़ा मुश्किल, खातिमा में भी मतलब जो एंडिंग पार्ट होता है उसमें भी आपके राइट में लिखा जाएगा, लेफ्ट में लिखा जाएगा, इस तरह का क्राइटेरिया था पिछले वाले एग्जाम में। इस बार तो सिर्फ ऊपरा ऊपर ही पूछ लिया गया था, और इसी पिछले पेपर को देखते हुए हमने ये सवाल दिया था। क्लास जो अपनी क्लास टेस्ट था ना, उसमें से एक सवाल को देखिएगा आप। ये आप यहां पर देखिएगा, थोड़ी सी इमला की गलती यहां पर, दरख्वास्त लिखने वाले का नाम कागज के किस तरफ लिखा जाता है? तो आखिर, मतलब खातिमा सिर्फ वर्ड दे दिया था यहां पर, इसमें खत्म वाले हिस्से में खातिमा में, लेकिन किस तरफ? खातिमा में बाईं तरफ। ये सवाल अपन ने क्लास में दिया था, और इसका इजी रूप जो है आरपीसी ने सिर्फ खत्म वाले टॉपिक का सवाल उठा लिया यहां पर। ओके। फिर इसके बाद में दोस्तों अर्जी नवेसी से 2 सवाल थे। मजमून नवेसी से भी बिल्कुल 2 सवाल थे। पहला सवाल था मजमून नवेसी के बारे में दुरुस्त जुमला कौन सा है? तो मजमून का आगाज दिलचस्प जुमलों से करना चाहिए। और मजमून के कितने हिस्सों पर मबनी होता है? तो ये 3 होता है दोस्तों। दोनों सवाल अपने टेस्ट सीरीज में हैं, आपको दिखा देता हूं। चलिए ये देखिएगा, सवाल नंबर 37 से दूसरा टेस्ट है यहाँ पर। सवाल नंबर 37, मजमून के कितने हिस्से होते हैं? तो 3 होते हैं इसके। ओके। और फिर सवाल नंबर 44 देख लीजिएगा। ये देख लीजिएगा, मजमून नवेसी के बारे में सही जुमला नहीं है, नहीं वाला सवाल आता, जिसमें से जो ऑप्शन में उत्तर दिया है आरपीसी ने, दिलचस्प वाला, बस वो लाइन मैंने नहीं लिखी है, बाकी हूबहू लाइन अपन ने इसमें से इस तरह के सवाल को ऐड कर लिया था अपने टेस्ट पेपर में। ओके। अब बात करते हैं खुतूत निगारी की। खुतूत निगारी से भी दोस्तों आपके 3 सवाल उठाए हैं। 3 सवाल कौन कौन से? जिसके नाम खत लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? मकतूब इलैह। मकतूब निगार किसे कहते हैं? खत लिखने वाला। आप अपने दोस्त की बीवी के इंतकाल पर पुरसा देने के लिए जो खत लिखेंगे उसको कौन सा खत कहा जाएगा? तो ताज़ियती खत। पुरसा मतलब दिलासा, उसको हिम्मत बंधाने के लिए जो खत लिखेंगे उसे क्या कहेंगे? ताज़ियती खत कहते हैं। दोस्तों ये तो हूबहू 2 सवाल अपने टेस्ट सीरीज से उठाए गए हैं। चलिए देखते हैं। अपनी टेस्ट सीरीज में ये 37वां सवाल था कि भाई खुतूत निगारी के बारे में सही जुमला कौन सा है? तो सही देखो, खत लिखने वाले को कातिब भी कहते हैं, आपको खत लिखने वाले को मकतूब निगार ऑप्शन दे दिया बस यहाँ पर। जो इबारत खत में लिखी जाती है उसको मकतूब या खत कहते हैं, जिसको खत लिखा जा रहा है उसे मकतूब इलैह कहते हैं। ये देख लीजिएगा खूब, ये दोनों सवाल आपको इसी टेस्ट में सवाल में मिल गए हैं। बाकी वैसे अलग से जो है जो हमारे सिलेक्शन टेस्ट सीरीज का दूसरा पेपर था उसमें सवाल देखें आप। चलिए दोस्तों, खुतूत निगारी के बाद में डिस्कस करते हैं अपन मुत्तज़ाद और मुतरादिफ। दोस्तों यहाँ पर आप सबसे ज्यादा चौकन्ने होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? अपनी टेस्ट सीरीज के सवाल देखिएगा, और आरपीसी ने इस टॉपिक से दोस्तों कितने सवाल उठाए हैं? 5 सवाल उठाए हैं। कितने सवाल उठाए हैं? 5। कौन कौन से? पहले देखें, बात जो मारूफ है उन पे वो मजहूल है। यहां मारूफ और मजहूल में मुतज़ाद आपस के अंदर, तो यहां पर मारूफ और मजहूल आपस में क्या है? मुतज़ाद है। ताखीर का मुतज़ाद क्या है? ताजील। मुतरादिफ अल्फाज वाला जुमला, उनकी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरी। यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें से अपने को ऐसा ऑप्शन छांटना था जिसमें मुतरादिफ अल्फाज की पहचान की जा सके, तो उसमें ये जुमला जो है राइट आंसर था। फिर लफ्ज चंद का मुतज़ाद क्या है? दोस्तों यहां पर ये सवाल गलत माना जाएगा, क्योंकि जो 3 ऑप्शन तो थे वो बिल्कुल गलत थे। ये नया वर्ड है, ये वर्ड जो है आपके
आंसर नहीं माना जाएगा। मजद नाम से कोई वर्ड नहीं होता है। चंद का यहाँ पर आपको मुतजाद आपको पूछा गया था, जो चारों ऑप्शनों में यहाँ पर नहीं है। लफ्ज इतिहाद का मुतरादिफ क्या था? इत्तफाक पूछा था दोस्तों। ठीक है, चलिए अपनी टेस्ट सीरीज आप इन सवालों को पहले देख लें, फिर अपन टेस्ट सीरीज से कंपैरिजन करते हैं। ये देखो आप आर टेट 2017 का जो पेपर हुआ था उसमें मुतरादिफ की मिसाल पूछी थी, ऐशो आराम उसमें ऑप्शन था। इस तरीके से जो आपको जुमला दिया हुआ ना उसमें यही तो वर्ड था दोस्तों। ये अपन ने ऑलरेडी अपने टेस्ट पेपर में लगा रखा था प्रश्न। अब आपको जो चंद वाला सवाल, चंद या मुख्तसर का हमने मुतजाद पूछा था यहाँ पर, ये देखो अब आपको चंद वाला ऑप्शन दिया हुआ था ना, चंद वाला सवालात। अब उसमें हो सकता है वो आपको यहाँ पर वो ऑप्शन देना भूल गया हो, या एग्जामिनर का क्या पता नहीं माइंड सेट हो यहाँ पर, तो ये लगभग ये सवाल आपके डिलीट होने की संभावना है पूरी पूरी। अब आपको जो इतिहाद का मुतरादिफ पूछा था, हमारा एक सवाल था, हमारी जो सिलेक्शन टेस्ट सीरीज का दूसरा पेपर था, इतिहाद और इत्तेफाक ही से कौन तरक्की करती है। इस जुमले में इतिहाद और इत्तेफाक आपस में क्या है? तो आपस में ये दोस्तों मुतरादिफ है। क्या है? मुतरादिफ, इतिहाद और इत्तेफाक। आपको इतिहाद का मुतरादिफ ही तो पूछा था दोस्तों। ये सवाल अपन ने दे रखा है, सवाल नंबर 78, आज भी वो कोर्स में मौजूद है। इसके बाद में 84 सवाल देखें आप, ये देखो हू बहू दोस्तों डिट्टो सवाल अपनी टेस्ट सीरीज का। ताखिर का मुतजाद क्या है दोस्तों? ताखिर का, तो यहां पर देखो ताजील, यहां पे ऑप्शन ये रहा। ताखिर का मुतजाद क्या है? ताजील, हुबहू 84। अब आप दोस्तों यकीन करें कि टेस्ट सीरीज में जो मुतजाद और मुतरादिफ वाले आपके 5 सवाल हैं, 5 में से 4 सवाल अपन ने कनेक्ट कर लिए हैं टेस्ट सीरीज में से, है ना। चलिए इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं मुतजाद और मुतरादिफ के बाद में। इसमें से टेस्ट सीरीज में से तो अपन ने 3 सवाल कवर कर लिए हैं, 4 सवाल, और इसके बाद में मुहावरात और ज़रबुल मिसल, ये दोस्तों मैंने 2 सवाल जो है पिछले सवाल 2022 वाला पेपर हुआ था उसमें से ऐड कर लिए। यहाँ पर अपन इनका विश्लेषण नहीं करेंगे, इसका अलग से विश्लेषण करेंगे। इस साल दोस्तों इस टॉपिक से आपके 4 सवाल आरपीसी ने उठाए हैं। कौन से? पहले हैं वो अल्फाज जो फ़ेल पर ख़त्म होते हैं और अपने लग़वी माने से मुख्तलिफ माना पैदा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे मुहावरा कहते हैं, इस्तेमाल के लिए जाने जाते हैं। और ज़रबुल मिसल को और क्या कहते हैं? कहावत कहते हैं। जेल में ज़रबुल मिसल बहुत ज़्यादा भूखा होने का मतलब है अंतड़ियों में कुल हुवल्ला पड़ना, और जेल में मुहावरे की निशानदेही कि मुहावरा कौन सा था। आपको 3 और 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें से 3 तो आपके एक कहावत थी और एक मुहावरा था, बगले झाँकना। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक से हूबहू अपने क्लास नोट से, ये तो बिल्कुल आसान से एक डेफिनेशन पूछी हुई है, बाकी फिर भी अपन ने देखो, आप सवाल देखो, जब हमने मुहावरात और ज़रबुल मिसल का जो टेस्ट लिया था अपने क्लास के बच्चों से, सवाल नंबर 27, मिसल का मतलब ये भी दोस्तों देखो आर टेट 2012 का सवाल उठाया गया यहाँ पर। मिसल का या ज़रबुल मिसल पूछ लिया जाए यहाँ पर, ज़रबुल मिसल या सिर्फ मिसल पूछ लिया जाए तो उसका उत्तर कहावत था। ये सवाल अपन ने अपने बच्चों को जो क्लास टेस्ट है उसमें से दे रखा है दोस्तों आपके हूबहू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तशबिया से इस बार थोड़ा सा सवाल को घुमा के दिया है दोस्तों। तशबिया वाले जो अपन ने अलग अलग इसके पार्ट्स पढ़े थे तशबिया के, तो अदवाद तशबिया किसे कहते हैं? जिस लफ्ज़ के ज़रिए तशबिया दी जाए। ठीक है, और तशबिया से एक ही सवालात उठाया गया था इस बार आरपीसी ने, और इस्तिआरा से दोस्तों एक भी सवालात आरपीसी ने नहीं उठाया इस बार। मजाज मुरसल, मजाज मुरसल दोस्तों सीधा सवाल उठाया था आपको, गजब आंखें सितम आबरू अजब मुंह की सफाई है, खुदा ने अपने हाथों से तेरी सूरत बनाई है। मजाज मुरसल ये सीधा हूबहू डिट्टो अपनी टेस्ट सीरीज का सवाल था दोस्तों। चलिए आपको दिखाता हूं मैं आपको, यानी कि मुश्किल पार्ट जो इल्म बलागत वाला, उसका भी सवाल अपने कंटेंट से हूबहू अपनी टेस्ट सीरीज से उठा लिया गया है। ये आप देखिएगा हमारा 12वां मेजर टेस्ट था, 12वां टेस्ट था, और इस 12वें टेस्ट में आप 97 सवाल देखिएगा। ये देखिएगा, गजब आंखें सितम आबरू अजब मुंह की सफाई है, खुदा ने अपने हाथों से तेरी सूरत बनाई है। मजाजे और असल ये सवाल सीधा आपके अपने टेस्ट सीरीज से मिल जाएगा। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद में कनाया को लेकर 3 सवाल इस बार आरपीसी ने उठाए हैं। बहुत अच्छा मतलब एग्जामिनर का ये टॉपिक बना था, जिसमें से 3 सवाल एक ही टॉपिक से उठा लिए गए थे। उसने सोचा कौन वक्त जाया करेगा दूसरी तसनीफों से सवाल उठाकर। तो पहला था, इस नक्श पा के सजदे ने क्या क्या किया, क्या क्या जलील में कूचाए रकीब में भी सर के बल गया, इसमें कौन सी सिनायत होगी? तो किनाया होगी। और कहा शहे ने वहां के, कहा शहे ने वहां का मुझे दो पता अजीजो, जहां से वो यूसुफ गया, यहां पर भी कनाया होगा। किसी बात को
पोशीदा रखकर कहना या मख्फी इशारा करना, ये तो बिल्कुल आसान है, किनाया का हो गया इसका राइट आंसर। तो 3 सवाल आपके इसमें से उठाए गए हैं। चलिए दोस्तों, फिर आती है सिनात एहाम। एहाम का दोस्तों सिर्फ डेफिनेशन पूछी है, एहाम किसे कहते हैं, तो रियायत लफ्ज़ी के मखसूस अंदाज को, रियायत लफ्ज़ी के मखसूस अंदाज को वैसे अगर देखा जाए तो एहाम का मतलब होता है वहम में डालना, यानी कि ऐसा लफ्ज़ लाना जिसके 2 माने हो। तो लफ्ज़ के एतबार से कोई मखसूस अंदाज पैदा करना, यानी कि ऐसा लफ्ज़ में लाना जिसमें से जिसके 2 माने हो, और जो उस लाइन को, उस वर्ड को अच्छा खासा अंदाज पैदा कर दे, तो उसको क्या कहते हैं, एहाम कहते हैं दोस्तों। तजाहिल आरिफाना से कोई सवाल नहीं पूछा गया है, तजाद से इस बार भी कोई सवाल नहीं पूछा है, तलमी से कोई सवाल नहीं पूछा है, तनसीक सिफात से कोई सवाल नहीं पूछा है, हुस्न तालील से कोई सवाल नहीं पूछा है, मुबालगा से कोई सवाल नहीं पूछा है, लफ़ो नशर से कोई सवाल नहीं पूछा है, और मिरातुन नज़ीर से भी कोई सवाल नहीं लिया है। और तजनीस का जो सवाल जो अपन ने दोस्तों, अपन ने यहाँ पर पीछे जो एक लाइन लिखी थी, आप देखें उसको, तजनीस से ये सवाल देखें आप, इस लाइन को या इस सवाल को आप उस तजनीस वाले टॉपिक में ऐड कर लीजिएगा। मैंने ये लाइन यहाँ पर ऐड कर रखी है। कलाम में ऐसे 2 अल्फाज इस्तेमाल करना जो तलफ़ुज़ में यकसा हो और माने में मुख्तलिफ हो। दोस्तों ये लाइन हू बहू डिट्टो जो है आपके एनसीईआरटी का जो पेज है उर्दू क़वाइद और इंशा वाला, उसमें इसकी डेफिनेशन को, इस वर्ड को सिर्फ तजनीस नाम दिया गया है, तजनीस। अब तजनीस नाम दिया गया, यानी कि 2 अल्फाज के इस्तेमाल करने को तजनीस कहते हैं, जो तलफ़ुज़ में तो यकसा हो, यानी कि जो लफ्ज़ों में तो एक जैसे हो मगर माने में मुख्तलिफ हो। लेकिन यहाँ पर तजनीस ऑप्शन नहीं था, किसी में तजनीस ताम था, तजनीस से ज़ायद था, तजनीस से मुरक्कब था। अब यहाँ पर इन ऑप्शनों के बेस पर तो तजनीस से ताम के पास जाएंगे अपन। क्यों? तजनीस से ताम में उस लफ्ज़ की सूरत और हुरूफ के एतबार से मतलब एक जैसे होते हैं वो, एक जैसे होते हैं वो, ठीक है। और इसके बाद में जो मुरक्कब, तजनीस से मुरक्कब जो होता है, उसमें दोनों लफ्ज़ों में एक एक मुरक्कब और एक एक मुफरिद होता है। जायद में मतलब जो लिखा हुआ कोई हरफ है, दोनों हुरूफों में एक हुरूफ की ज़्यादती होती है। जैसे मान लो कि एक वर्ड दर और फिर एक वर्ड आ जाएगा रे की ज़्यादती होगी। तो यहाँ पर ऐसा कोई वर्ड नहीं है। तो इन ऑप्शनों के बेस पे अपन तजनीस से ताम पर जाएंगे। बाकी ये जो पूरी की पूरी हूबहू डिट्टो लाइन जो है, ये सिर्फ तजनीस की डेफिनेशन दे रखी है एनसीईआरटी की बुक के अंदर। ओके, चलिए अब बात करते हैं गज़ल से। गज़ल वाले टॉपिक से सीधा सवाल पूछा था इस बार, एक शेर दे दिया था आपको, माल सो ज़ुग़म हाय नहानी देखते जाओ, ये शेर दे दिया था। और इसमें ये पूछा था कि भाई इस शेर में जो दूसरा मतला है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हुस्न मतला कहते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल आसान था। अपने टेस्ट सीरीज में हुस्न मतला के सवाल को दिया है, और इसका मतलब अलग पैटर्न पे दिया था। अपन ने डेफिनेशन के पैटर्न पे दिया था इस लाइन से। ये है ना, गज़ल के बाद पहले मतला के बाद में जो दूसरा मतला था उसको क्या कहते हैं, उसको हुस्न मतला कहते हैं। ये टेस्ट में इस तरीके से सवाल दिया था, शेर का नहीं दिया था। ओके, चलिए इसके बाद में कसीदे से इस बार एक भी सवाल नहीं पूछा दोस्तों। कसीदा, मरसिया और रुबाई से एक भी सवाल नहीं उठाया आपके। फिर बात करते हैं मसनवी की। मसनवी से इस बार 2 सवाल उठाए हैं। मुसलसल अशार के ऐसे मजमूए को क्या कहते हैं जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, मसनवी कहते हैं उसको। मसनवी के बारे में दुरुस्त बयान क्या है, इसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। एक ही सवाल है दोस्तों, बिल्कुल थोड़ा सा घुमा दिया गया है। और दोनों सवाल दोस्तों अपने 2 टेस्ट पेपर हैं, एक तो टेस्ट नंबर 3 का 74 सवाल 74, और एक टेस्ट नंबर 10 का। ये सवाल जो है टेस्ट नंबर 10 में दिया था अपन ने 103 सवाल, सवाल नंबर 103 हूबहू डिट्टो अपने टेस्ट सीरीज में ये सवाल पढ़े हैं। ओके, किताब में भी एक बिल्कुल अलग से एक पैटर्न दिया है, गर नहीं, एक मतलब एक शेर दे दिया आपको, और इसको गज़ल के इन अशार को क्या कहा जाता है, तो किताबंद अशार कहा जाता है। ठीक है, जब अपन ने गज़ल की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें एनसीईआरटी का जो पेज दिया था, एनसीईआरटी के पेज में बिल्कुल किताब के इस पैटर्न को आपको समझाया गया था क्लास के अंदर। फिर बात करते हैं नज़म। नज़म वाले पोर्शन में बिल्कुल हूबहू आप देखिएगा, ब्लैक वर्स को उर्दू में कौन सी नज़म को कहा जाता है, तो मौर्ज़ा नज़म। हूबहू अपना सवाल है, देख लीजिएगा एक बार आप। ये देखें आप, जब अपन ने नज़म वाला टॉपिक जो है क्लास नंबर 50 थी अपने, उसमें ये 12वां सवाल है नज़म वाला, कि भाई किस नज़म को ब्लैंक वर्स कहा जाता है अंग्रेजी अदब के अंदर, तो मौर्ज़ा नज़म। बिल्कुल अपने बच्चों को ये सवाल अपन ने दे दिया था। ओके, चलिए
इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दक्कन में उर्दू मसनवी का इर्तका। तो दोस्तों ये दो सवालात इस टॉपिक से उठाए गए थे। बोस्तान ख्याल के मुसन्निफ मीर तकी ख्याल का वतन कौन सा था? इसका राइट आंसर गुजरात था। और गवासी की मसनवी सैफुल मुल्क व बदीउल जमाल कहाँ लिखी गई? तो गोलकुंडा में लिखी गई थी दोस्तों। ये दोनों टॉपिक दोस्तों अपने जो मैंने हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ में जो बुक का कंटेंट प्रोवाइड करवाया था, स्पेशली एक ज़ियाए उर्दू का मैंने किताब है, उसका एक पेज मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था जिसमें ये साफ लिखा हुआ है इसका उत्तर गुजरात। ठीक है। और सैफुल मुल्क बदीउल जमाल में उसमें ये अलग से भाई गोलकुंडा के शायर कौन कौन से थे और उनकी कौन कौन सी मसनवियाँ थी, इस टॉपिक के नाम से ये अपन ने सोल्व किया था इस कंटेंट को। ओके। फिर इसके बाद में शुमाली हिंद में उर्दू नस्र का इर्तका, इस टॉपिक से भी दो सवालात पूछे गए थे और इसमें से काफ़ी एक दो मेरे साथियों ने शायद इसको दूसरा उत्तर मान रखा है। बाकी इसका राइट आंसर शुमाली हिंद में सबसे पहले कुरान शरीफ का तर्जुमा किसने किया था? तो शाह रफ़ीउद्दीन। ठीक है। और नौ तर्ज मुरस्सा किस किताब का तर्जुमा है? तो किस्सा चार दुर्वेश का। ये तो हूबहू आपको कहीं किताब में मिल जाएगा। बाकी आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, ये जो सवाल है ये हमने हमारी जो टेस्ट सीरीज थी तीसरा टेस्ट था, तीसरे टेस्ट का हूबहू सवाल आपको दिखाता हूं मैं। ये आप देखें दोस्तों, थर्ड माइनर टेस्ट है, तीसरा जो टेस्ट था हमारा, इसमें 100 नंबर सवाल ये देख लीजिएगा। कुरान शरीफ का उर्दू में तर्जुमा सबसे पहले किसने किया था? शाह रफ़ीउद्दीन इसका राइट आंसर। ये हूबहू डिट्टो अपने टेस्ट पेपर में हमने पहले से ये सवाल लगा दिया था। जो मुश्किल पार्ट के सवाल थे आपके दोस्तों वो भी अपन ने अपनी टेस्ट सीरीज से सोल्व कर लिए थे। तो इसमें से आपके दक्कन में उर्दू मसनवी, इसमें से भी दो सवालात पूछे थे आरपीसी ने, और शुमाली हिंद में उर्दू नस्र का इर्तका, इसमें भी दो सवालात पूछे गए थे। और शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का इर्तका 1857 ईस्वी तक, इसमें भी आपको तीन सवालात इसमें से पूछे गए हैं। शुमाली हिंद के इब्तदाई दौर के एहाम गोशवार ने ये असर किससे अखज़ किया था? बिल्कुल वली दक्कनी ने किया था, ये तो जाहिर सी बात है। शुमाली हिंद में उर्दू शेर की इब्तदा किस बादशाह के ओहद से मानी जाती है? मोहम्मद शाह। शिकारनामा किसकी तसनीफ है? ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज। अपने कंटेंट के सवाल हैं दोस्तों। टेस्ट सीरीज में से ये सवाल अपन ने नहीं लिए थे, बिल्कुल अपने को कोई झूठी गवाही आपके सामने पेश नहीं करनी है। अलीगढ़ तहरीक से कोई सवाल नहीं उठाया गया था। जदीद शायरी वाले टॉपिक में से कुछ गज़ल निकार आपके दिए गए हैं, जिसमें से पहला नाम था शाद अजीम आबादी आपके सिलेबस में। इस टॉपिक से शाद अजीम आबादी का पूरा नाम सैयद अली मोहम्मद था दोस्तों। अब एक ऑप्शन में सैयद मोहम्मद अली भी है, लेकिन वो गलत है, गलत है, गलत है दोस्तों, ध्यान दे लेना आप। और ये सवाल अपन ने अपनी जो माइनर टेस्ट का चौथा पेपर था उसके चौथे पेपर में पहला ही सवाल है, आप देखें एक बार। ये देखिएगा चौथा माइनर टेस्ट था और इस माइनर टेस्ट के अंदर ये पहला ही सवाल देखो, शाद अजीम आबादी का असल नाम क्या है? सैयद अली मोहम्मद, सैयद अली मोहम्मद। ठीक है, ये राइट आंसर था इसका। ओके, चलिए। शाद अजीम से एक ही सवाल उठाया गया था और फ़ानी बदायूनी से इस बार आरपीसी ने एक भी सवाल नहीं लिया है दोस्तों। और असगर गोंडवी से एक सवाल उठाया दोस्तों। असगर गोंडवी की तारीख पैदाइश और वफात दोनों एक साथ पूछ ली थी, 1884 से 1936। ये अपन ने जो चौथा पेपर था अपने टेस्ट का, देखें आप, ये अपना चौथा माइनर टेस्ट था, इसका 10वां सवाल आप देखें। असगर गोंडवी कब और कहाँ पैदा हुए? तो यहाँ पर गोरखपुर 1884 है, गोंडा एक लोकेशन का नाम है। और ये जो कॉलम आपको 1884 से 1936 वाला कॉलम जो दे रखा था ना, ये कॉलम हूबहू एनसीईआरटी का पेज था और उस पेज में इसी तरीके का सेम कॉलम आपसे उठाया गया है एग्जामिनर में, और वो पेज अपन ने आपको प्रोवाइड करवा दिया था। तो असगर गोंडवी से सिर्फ एक ही सवाल उठाया गया था। हसरत मोहानी से इस बार काफ़ी सवाल उठाए गए थे, हसरत मोहानी से। तो यहाँ पर देखो, किस शायर ने अंग्रेज़ी हुकूमत से कामिल आज़ादी का तस्वर 1921 में पहली बार पेश किया? तो हसरत मोहानी ने। हसरत मोहानी ने उर्दू मोहल्ला का पहला शुमारा कब जारी किया था? 1903 में। हम रहें यहाँ तक तेरी खिदमत में सरगर्म न्याज, तुझको आखिर आशनाए नाज बेजा कर दिया, हसरत मोहानी। तो दोस्तों ये तो एनसीईआरटी के कंटेंट में हूबहू लाइन आपसे उठाई गई है, ये पहला सवाल तो। बाकी ये कंटेंट से मिल जाएगा अपने, आप देखें एक बार। जब अपन एनसीईआरटी की लाइन उठाते हैं तो यहाँ पर ये देखो, अंग्रेजी हुकूमत से कामिल आज़ादी का तस्वर 1921 में पहली बार हसरत ने ही पेश किया था। ये आपके उर्दू कवायद उसकी उर्दू ज़बान उर्दू का इतिहास वाली एक बुक है उर्दू के अंदर एनसीईआरटी की साइट पे, उसमें से हूबहू आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है। ओके,
चलिए, हसरत मोहानी के बाद में मजरू सुल्तानपुरी वाले टॉपिक से भी आरपीसी ने इस बार 2 सवाल उठाए हैं और 2 सवालात अपन यहाँ से देख सकते हैं। एक तो था, यहाँ के सफ़ेद स्या में हमको दखल जो है सो इतना है। इसका अगला मिसरा पूछा था, रात को रो रो सुबह किया, दिन को ज्यों तू शाम किया। फिर गज़ल किस शायर का मजमुआ कलाम है? मजरू सुल्तानपुरी। बिल्कुल आसान से सवालात है, अपने कंटेंट से आपको मिल जाएंगे। ओके, फिर इसके बाद में फिराक गोरखपुरी से भी 2 सवालात उठाए गए थे। गुले नगमा किसका मजमुआ कलाम है? फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ कौन सा है? रूह कायनात। बस शेरी मजमुए से ही सवालात पूछे गए थे, जिसमें से ये सवाल तो अपना टेस्ट पेपर में बिल्कुल हूबहू पड़ा है। आप देखें, टेस्ट सीरीज का जो सवाल नंबर 24 है उसको आप देखें। आप गुले नगमा के नाम से किसका शेरी मजमुआ है? तो फिराक गोरखपुरी इसका राइट आंसर। हूबहू 24 नंबर सवाल है, टेस्ट सीरीज से अपनी जो चौथा पेपर था उसमें से ये सवाल है। फिराक गोरखपुरी के बाद में दोस्तों बात करते हैं अपन नासिर काज़मी की। नासिर काज़मी से दोस्तों बिल्कुल एक ही सवाल पूछा था, बिल्कुल आसान पूछा है। नासिर काज़मी की पैदाइश किस शहर में हुई है? बिल्कुल आसान सा सवाल था और ये सवाल भी डिट्टो अपने पेपर में पड़ा है। आप देखें, अपन जब 11वां माइनर टेस्ट ओपन करते हैं, उस 11वें माइनर टेस्ट के अंदर सवाल नंबर 116 आप यहाँ पर देखें, नासिर काज़मी कहाँ पैदा हुए या किस शहर में पैदा हुए? तो अम्बाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नासिर काज़मी के बाद में दोस्तों बारी आती है अख्तर शेरानी साहब की। तो अख्तर शेरानी साहब से 2 सवाल उठाए गए थे। अख्तर शेरानी का असल नाम मोहम्मद दाऊद खां और जेल में किस शायर की नज़म? रोमानी शायर की बेहतरीन मिसाल है। दोनों टॉपिक अपना टेस्ट पेपर आप 4 खोलेंगे तो देखें आप, अपन जब चौथा माइनर टेस्ट ओपन करते हैं तो उसमें से देखो 61 नंबर सवाल है, अख्तर शेरानी का असल नाम, ठीक है, मोहम्मद दाऊद खां ये रहा। ओके, और इसके बाद में सवाल नंबर 62 देखें, रोमानी शायर किसे कहते हैं? रोमानी शायर की नज़में किस शायर की बेहतरीन मिसालें हैं? तो ये सवाल अपन ने दोनों 61 और 62 दोनों पे तो हूबहू डिट्टो सवाल अपन ने अख्तर शेरानी से उठा लिए हैं। ओके, अख्तर शेरानी के बाद में बारी आती है नून मीम राशिद साहब की। एक भी सवाल इस बार आरपीसी ने नहीं उठाया है और मीरा जी ने भी जो टॉपिक दिया हुआ आपके सिलेबस में उससे भी एक सवाल भी नहीं उठाया गया इस बार। और फिर बात करते हैं अली सरदार जाफरी की। अली सरदार जाफरी साहब से एक सवाल आरपीसी ने उठाया, बिल्कुल आसान था। अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई? बलरामपुर है। ये भी अपने टेस्ट सीरीज देखें आप, माइनर टेस्ट 4, ये आप देखें माइनर टेस्ट चौथा जो टेस्ट था सिलेक्शन टेस्ट सीरीज का, उसमें अली सरदार जाफरी कब और कहाँ पैदा हुए हूबहू दिया हुआ है दोस्तों आपके, बलरामपुर ये रहा ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं जदीद उर्दू नसर वाले टॉपिक से। इसमें से पहला नाम है नाविल निगारी। नाविल निगारी का पहला आपको दुरुस्त जुमला ढूंढना था। इसमें नाविल की इब्तिदा सबसे पहले मगरबी अदब से हुई थी। ये दोस्तों ये सवाल अपन ने जो अपने टेस्ट पेपर में दिया था वो सवाल कुछ इस तरीके से था। देखो आप, जो आपके बाकी ऑप्शन थे ना उसमें से इसका मिलान कर लेना आप। नाविल के बारे में दुरुस्त जुमला है, इस तरीके से अपन ने सवाल दिया था। बाकी ये मगरबी ऑप्शन वाला इसमें हमने नहीं दिया था, बाकी थ्योरी में अपने दिया हुआ ये। नाविल निगारी के बाद में अफसाना निगारी। अफसाना निगारी में दोस्तों 2 सवालात उठाए थे। वारदात किसका अफसानी मजमुआ? मुंशी प्रेमचंद का। अफसानी मजमुआ अंगारे के अफसाना निगारों के ज़मन की सही निशानदेही कीजिए। सुजात जहीर, रशीद जहां, अहमद अली, महमूद ज़फ़र। दोस्तों अपन ने इस सवाल को टेस्ट सीरीज में दिया है, बिल्कुल आप माइनर टेस्ट उठा लेना 12वां, और 12वें का 124 नंबर सवाल है। इस 24 में बिल्कुल इस सवाल के अंगारे की डेट दे रखी है और हैंडरिटन नोट्स में इन चारों को हूबहू लाइन में पेज से जचाया गया है। ये चारों बंदे जो हैं, जब अंगारा अफसाना निगार के जो नाम थे उनको सीरियल वाइज इसी अंदाज में अपन ने हैंडरिटन नोट्स में जब अफसाना टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे उसमें बताया गया है। ओके, चलिए इसके बाद में दोस्तों बात करें ड्रामा निगारी। ड्रामा निगारी से दोस्तों 2 सवाल उठाए हैं और ज़्यादातर इस सवाल को लेकर कुछ अपने मेरे साथी हैं वो कुछ अलग बता रहे हैं। 2-3 साथियों का एनालिसिस देखा था मैंने भी। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर एग्जैक्ट जो है राइट आंसर आपको क्या होगा? वो नाट्य शास्त्र होगा दोस्तों। कुछ साथी बोते का बता रहे थे, वो जो सही नहीं है दोस्तों। और क्यों सही नहीं है मैं आपको इसका ऑथेंटिक तर्क देता हूं मैं आपको। ड्रामे के फन और उसूल से मुतालिक हिंदुस्तान की पहली अहम और कदीम किताब कौन सी है? लाइन में आप इस सवाल को देखो आप, हिंदुस्तान की पहली अहम और कदीम किताब कौन सी है? नाट्य शास्त्र होगी। अब आप दूसरा सवाल देखें, ड्रामा के क्या माने हैं? तो करके दिखाना। ये तो आसान सवाल है, ये तो बिल्कुल अपन ने टेस्ट में भी दिया था, आप देखें एक बार।
ये आप देखें, ड्रामा टॉपिक जब कराया था हमने, उसका 9वां सवाल था, उसमें से ड्रामा के माने क्या है करके दिखाना, हूबहू ये सवाल है। लेकिन यहां पर आपको जो पहला सवाल था कि ड्रामे के फन और उसूल से मुतालिक हिंदुस्तान की पहली किताब, तो यहां पर देखो, यहां पर ये देखो, ये आगाज यूनान से हुआ है। यूनान में तो पहले किताब मान लो कि बोतका से मानी जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में ड्रामे की रिवायत निहायत कदीम है, भरत मुनि की नाट्य शास्त्र, ये आपके ऑप्शन में दिया है मेरे भाइयों। और ये किताब का हूबहू एनसीईआरटी किताब का पेज मैंने क्लास में एनालिसिस कराया था अपने स्टूडेंट्स को, और ये देखो अलग से दिया हुआ है। इसका राइट आंसर आपके नाट्य शास्त्र होगा, ना कि बोतेका, बोतेका नहीं होगा दोस्तों। ओके, चलिए, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में दोस्तों, खाका निगारी से एक भी सवाल इस बार आरपीसी ने नहीं उठाया है। इंशाया निगारी से भी एक भी सवाल नहीं उठाया है। रिपोर्ट ताज निगारी से एक सवाल उठाया है, सीधा फैक्चुअल, कि भाई उर्दू में रिपोर्ट ताज निगारी का इर्तिका किस तहरीक के जहर माया हुआ है, तो तरक्की पसंद तहरीक। बिल्कुल आसान अपने कंटेंट से सवाल है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें से एक दो सवाल जो है बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, बाकी मैं आपको ऑथेंटिक आपको इसका तर्क देता हूं आपको। देखिएगा दोस्तों, ये टॉपिक है उर्दू ज़बान का आगाज़ और उर्दू ज़बान की इब्तदा से मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा बच्चों के सवालात इसी से गलत होते हैं दोस्तों। इसमें से आप देखें यहाँ पर, इस टॉपिक से दोस्तों कुल 5 सवालात आरपीसी ने उठाए हैं। 5 सवालात पहले कौन कौन से हैं देखें आप। उर्दू का सबसे कदीम नाम क्या है? हिंदवी। शुमाली हिंदुस्तान में अपने इर्तिका की पूरी एक सदी मुकम्मल कर लेने के बाद उर्दू ज़बान दक्कन में कब पहुंची? तो यहाँ पर 1294 बिल्कुल राइट आंसर है। ये 1327 है, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर ध्यान देना आप। 1294 एग्जैक्ट आपके राइट आंसर है, 100%। मैं भी आपको दिखाऊंगा। बाकी एक ऑप्शन आपके 1193 भी है। तो दोस्तों 1193 ऑप्शन में शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू की शुरुआत होती है, और यहाँ पर शुरुआत होने के बाद में 1294 में जो है ये दक्कन में प्रवेश करती है। ओके, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान उर्दू ब्रिज भाषा से निकली। बस ब्रिज भाषा, ये कौल किसका? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। वैदिक और क्लासिक संस्कृति के नामों से किसको मौसूम किया जाता है? तो कदीम हिंद आर्याई का। जिस जबान से उर्दू ने इर्तिका पाई है वो ब्रिज है, ना हरियाणवी है, हरियाली है, और ना कनौजी है, बल्कि वो जबान है जो सिर्फ दिल्ली और मेरठ के इलाकों में, दिल्ली और इसके इर्द गिर्द बोली जाने वाली जबान। ये राय किसकी? ये तो मसूद हुसैन खान की। दोस्तों इसमें से आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, 3 सवाल तो अपन ने टेस्ट सीरीज में 4 सवाल, टोटल 5 सवाल है। इसमें से आप देखें, पहला सवाल आप तो ये देखें, सबसे मुश्किल सवाल था आपके ये वाला, और एक ये वाला। अब आपको सबसे पहले मैं इस सवाल का एनालिसिस कराता हूं, शुमाली हिंदुस्तान में इर्तिका वाला सवाल देखें आप। जब अपन ने ये टॉपिक शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का आगाज इर्तिका वाला ये टॉपिक पढ़ा था ना, तो इस टॉपिक में आपके साफ लाइन लिखा हुआ है, यहां पर देखो, शुमाली हिंद में उर्दू जबान का बाकायदा तौर पर आगाज 1193 में होता है। कहां पर? शुमाली हिंद में। उसके बाद में मुसलमानों ने पंजाब से आकर पहली बार दिल्ली को अपना मुस्तकिल बनाया, और शुमाली हिंद में अपने इर्तिका की पूरी एक सदी मुकम्मल कर लेने के बाद ये जबान 1294 में दक्कन पहुंची। एग्जैक्ट आंसर आपके ये किताब में दिया हुआ है। ये कौन सी किताब का पेज है? ये दोस्तों आपके NCPUL दिल्ली की जो एक संस्था है उसकी किताबें चलती हैं, उर्दू सिखाने के बेसिक किताबें हैं, बिल्कुल अली बे ते से वाली। उसके साथ उस कोर्स में 3 किताबें आती है, उस किताब का ये पेज है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाया था, और ये सवाल मैंने टेस्ट सीरीज में भी दिया था आपको। देखो मैंने टेस्ट सीरीज में ये ऑप्शन डाला था, ये वाला, ठीक है, आपको पूछ लिया ये वाला, इतना ही फर्क है दोस्तों। ओके, ये देखें, शुमाली हिंदुस्तान में बाकायदा उर्दू जबान का आगाज 1193 में, ये है शुमाली हिंदुस्तान में, और दक्कन में पहुंचने वाला है आपके 1294 ऑप्शन, उसमें बिल्कुल 1294 दक्कन में पहुंचती है उर्दू। ये सवाल अपन ने इस तरीके से दिया था। ओके, चलिए, फिर अपने उर्दू ज़बान का आगाज़ वाला जो टॉपिक था उसके क्लास नोट में ये जो सबसे मुश्किल वाला सवाल था ना आपके, वैदिक और क्लासिक संस्कृति के नामों से किसको मौसूम किया जाता है सवाल, तो इसका देखो अपन ने किस तरीके से सवाल दिया था। कदीम हिंद आर्याई को किस नाम से जाना जाता है? मैंने ये सवाल दिया था, इसमें वैदिक संस्कृत और क्लासिकी संस्कृत दोनों इसका राइट आंसर सही है। तो ये सवाल अपन ने ऑलरेडी अपने बच्चों को क्लास वाला जो टेस्ट था उसमें ये दे दिया था सोल्व करने के लिए, और इसमें क्लास वाले जो बच्चे होते हैं ना उसको हम टेस्ट सीरीज के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट का ऑप्शन देते हैं, यानी कि एक टेस्ट को आप 5 बार, 10 बार, 50 बार, जब आपकी मर्जी करे वो आप उस टेस्ट को दे सकते हैं, जब तक आपको वो आपका दिल करे। ठीक है,
बाकी ये जो बिरजुबासा वाला था सवाल आपके, बिरजुबासा से निकली है ये ज़बान, ये भी सवाल देखो अपन ने टेस्ट पेपर में दे दिया था ये सवाल। चौथा टेस्ट था, चौथा टेस्ट में ये रहा बिरजुबासा, बिरजुबासा वाला मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और टेस्ट पेपर 10वां जो था, उस 10वें में जो आपके ये जो था ना दिल्ली के इर्द गिर्द जो जबान बोली जाती थी, ये किसका कथन था? ये मसूद हुसैन साहब का था। ये 10वां सवाल, 10वां पेपर था, उसमें 110 नंबर सवाल बिल्कुल हूबहू डिट्टो ये सवाल दिया हुआ मसूद हुसैन साहब वाला भी। ओके, यानी कि इस टॉपिक से दोस्तों पांचों सवाल जो है डिट्टो अपने पेज और अपने कंटेंट से मिल जाएंगे आपको। टेस्ट पेपर से 4 सवाल और एक अपने कंटेंट का सवाल। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ आपके गजल निगारों की। आपके सिलेबस में दिया हुआ है, एक तो है मीर तकी मीर साहब और एक आपके दिया हुआ है मीर दर्द साहब। मीर तकी मीर साहब की आपकी 2 गज़लें दे रखी है, था मुस्तआर हुस्न से उसके जो नूर था, और एक दूसरी थी उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया। तो इसमें से आपके 3 सवालात आरपीसी ने उठाए थे। पहला तो आसान सवाल था, मीर की शायरी के कुल कितने दीवान थे? तो 7 बिल्कुल आसान सवाल था ये तो। था मुस्तआर हुस्न से उसके जो नूर था, दूसरे मिसरे से शेर मुकम्मल करें, खुर्शीद में भी उसके ही जर्रा ज़हूर था। ठीक है, ये आंसर था इसका। उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया, इस शेर में बीमारी ये दिल का मीनिंग पूछा था, तो इश्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कंटेंट से सवाल तीनों हैं। बाकी टेस्ट सीरीज का ये जो दूसरा सवाल है, ये अपन जब अपनी टेस्ट पेपर 5 उठाते हैं तो चलिए देखते हैं। ये अपना टेस्ट पेपर 5 है। इस टेस्ट पेपर 5वें का छठा सवाल देख लीजिएगा, ये रहा। एक मिनट, छठा नहीं 7वां सवाल है दोस्तों, ये रहा। था मुस्तआर हुस्न से इसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसका जर्रा ज़हूर था। इसमें किसकी तरफ इशारा किया गया है, ये देख लीजिएगा। ये सवालात अपन ने इस तरीके से दिया था, यानी कि टोटल आपके मीर तकी मीर से 3 सवालात उठाए गए थे। ओके, फिर बात करते हैं मीर दर्द की। मीर दर्द की भी टॉपिक से आपके 2 गज़लें दे रखी, मदरसा वाली और एक तुझी को जो यहाँ जलवा फरमाना देखा। इस टॉपिक से आपके 3 सवालात एग्जामिनर ने उठाए थे। पहला सवाल था, अजियत मुसीबत मलामत बलाएं तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। ये शेर किसका है? मीर दर्द का है। हो गया मेहमाए सराय कसरत मोहम आ, वो दिल खाली के तेरा खास से खुलूत खाना था। इस शेर का मौजू क्या है? तो रूहानी जवाल और दुनिया परस्ती। तगाफुल ने तेरे ये कुछ दिन दिखाए, दूसरे मिसरे से शेर मुकम्मल करें। इधर, तो इसका राइट आंसर था इधर तूने लेकिन ना देखा ना देखा, इसका राइट आंसर है। तो आपके इसमें से भी हमने ये सवाल देखो किस तरीके से दिया है अपने टेस्ट पेपर में। टेस्ट पेपर 5वां था, तगाफुल ने तेरे कुछ दिए ना दिखाए। इस शेर में लफ्ज़ तगाफुल का माना वाला इस तरीके से हमने इस सवाल को दिया था। एग्जामिनर ने बस इसका दूसरा मिसरा पूछ लिया है बस। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। शेख इमाम बख्श नासिक, इसकी भी 2 गज़लें आपके सिलेबस में दे रखी है और इस टॉपिक से एग्जामिनर ने 3 सवालात उठाए हैं। पहला सवाल था, किस शायर ने अपने शहर से दूसरे शहर हिजरत नहीं करी? तो नासिक साहब ऐसे शायर हैं जिन्होंने दूसरे शहर से हिजरत नहीं करी थी। अजल से दुश्मनी ताउस मार आपस में रखते हैं, दिल पुरदाग कुचों कर है इश्क इस जुल्फ पहचान का। इस शेर में ताउस और मार से क्या मुराद है? मोर और सांप। कफन की जब सफेदी देखता हूँ गंज मरकत, तो इस शेर में गंज मरकत का मीनिंग पूछा है, तो कब्र की तन्हाई। दोस्तों ये सवाल हूबहू अपने पेपर में दिया है मैंने, देखें आप। ये आप पहले देखें आप, ये अपना पेपर नंबर कौन सा है? 5वां पेपर था और 5वें पेपर में आप सवाल नंबर 32 देखें, ये रहा। अजल से दुश्मनी ताउस मार आपस में रखते हैं। इस शेर में किसके दरमियान दुश्मनी बताई गई है? दुश्मनी बताई गई है, यहाँ पर मैंने इस सवाल पूछा है और ताउस और मार का मीनिंग पूछा है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों मोर और सांप हो जाएगा, ये रहा, मोर और सांप। ठीक है, और जो कफन की जब सफेदी वाला सवाल है, इसका आप सवाल नंबर 33 देखें, ये देखें। इसमें मीनिंग पूछा है, मैंने इसका अगला शेर पूछा है, बस इतना फर्क है। कफन की जब सफेदी देखता हूँ गंज मरकत, तो यहाँ पर मैंने इसका अगला मिसरा पूछा था और एग्जामिनर ने गंज मरकत का मीनिंग पूछ लिया। इतना ही फर्क है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। आतिश आतिश साहब से सिर्फ एक ही सवाल उठाया दोस्तों। एक ही सवाल ये उठाया था कि भाई नहीं देखा है लेकिन तुझको पहचाना है आतिश ने, बजा है ए सनम जो तुझको दावा है खुदाई का। इस शेर में सनम से मुराद महबूब है, लेकिन इसके लग़वी माने क्या है? मूरत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए
गालिब की जो दोनों गज़लें हैं, इन दोनों गज़लों में से कोई सवाल इस बार नहीं पूछा है। और मोमिन साहब का सीधा सा एक शेर दिया था कि भाई क्यों सुने अर्ज़ मज़दराए, इसमें मोमिन ऑप्शन था राइट आंसर। ओके। और फिर बात करते हैं हसरत मोहानी साहब की। तो हसरत मोहानी साहब का अपन ने पीछे वैसे जिक्र कर लिया है। पहली तो इनकी बायोग्राफी से सवाल था कि भाई किस शायर ने अंग्रेज़ी हुकूमत से कामिल आज़ादी का तस्वुर पेश किया था, और दूसरा था कि भाई ये शेर किसका है, और तीसरा था अगला मिसरा पूछा है इसमें। तो ये इसका राइट आंसर है, आप देख लीजिएगा इसमें। फ़ानी बदायूनी साहब की ना तो बायोग्राफी से सवाल पूछा है, ना इनकी गज़ल से कोई सवाल पूछा है। और फिर आप गोरखपुरी साहब की सिर्फ बायोग्राफी से 2 सवाल आप पूछे थे, जो अपन पीछे डिस्कस कर चुके हैं। गज़ल से कोई सवाल इस बार नहीं पूछा गया, दोनों इनके शेरी मजमूए को लेकर सवालात पूछे गए थे। नज़ीर अकबर आबादी साहब की मुफलिसी नज़म से कोई सवाल इस बार नहीं पूछा गया है। हाली की इक़्तिबास मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम वाली जो नज़म है, इस टॉपिक से काफ़ी सवालात पूछे हैं। पहला सवाल था, अंजुमन पंजाब का पहला मुशायरा बरसात के मौजू पर मुनक़िद हुआ था, उसमें हाली ने इस मुशायरे में किस उन्वान से नज़म पढ़ी थी? बरखारुत। बिल्कुल नोट्स, अपना जो नोट्स था हूबहू उसमें 4 नज़में दे रखी है। उसमें सबसे पहली नज़म, इस अंजुमन पंजाब का जो पहला मुशायरा होता है उसमें सबसे पहली नज़म बरखारुत पढ़ी थी। ठीक है। झेल में किसकी कोशिशों से नज़म के मगरबी तसव्वुफ़ का तारुफ हुआ, और उसके तहत लिखी जाने वाली नज़म जदीद कहलाई, यानी कि जदीद नज़म का बानी जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा गया है। अपन का टेस्ट पेपर 7 था, और टेस्ट पेपर 7 में 41वां सवाल था, हूबहू डिट्टो सवाल मिल जाएगा आपको। ठीक है। और फिर एक शेर दिया गया है, और इसमें बानी का मीनिंग पूछा, आसान सवाल था, बुनियाद डालने वाला। ये इनका ये जो नज़म है, इसी नज़म का एक शेर था। इकबाल साहब की नज़म दोस्तों खिज़र राह जो है, इसमें से 2 सवालात उठाए थे। एक तो पहला सवाल था कि भाई दिल में है ये सुनकर बयां हंगामा महशर हुआ, बिल्कुल ये शेर दिया हुआ था, और ये पूछा था कि भाई ये किसकी नज़म से है, तो ये खिज़र राह जो नज़म है उससे उठाया गया है। दूसरा सवाल आसान, इकबाल का शेरी मजमू अरमगान एजाज पहली बार कब शाये हुआ? 1938। अपने नोट्स में आसान है बिल्कुल ये तो। जोश मलिया आबादी साहब की नज़म से, ये जो किसान इनकी नज़म है, इस टॉपिक से एक सवाल था। ये शेर दिया था, और इस शेर से ये पूछा था कि भाई इस शेर से किस नज़म की शुरुआत होती है, तो किसान पहली ही लाइन में ये सवाल आपके है। इसके बाद में फैज़ अहमद फैज़ साहब की जो नज़म है सुबह आज़ादी, इस टॉपिक से दोस्तों 3 सवालात आरपीसी ने उठाए हैं। पहला सवाल, नज़म सुबह आज़ादी कब लिखी गई थी? अगस्त 1947 में। फिर ये शेर दिया है, और ये शेर पूछा गया है कि भाई ये शेर किस नज़म से, तो सुबह आज़ादी से। मजमुआ मेरे दिल मेरे मुसाफिर किसकी किताब है? फैज़ अहमद फैज़ साहब। बिल्कुल अपने टेस्ट पेपर में दोनों सवालात हैं, चलिए देखते हैं। पेपर नंबर 11 था हमने, और उसमें ये सवाल दिया था 26 नंबर कि भाई सुना है हो भी चुका है फिराक ज़ुल्मत व नूर, और ये सवाल था, इससे ये शेर किस नज़म से लिया गया? बिल्कुल हूबहू सवाल था सुबह आज़ादी से। उसमें 4 लाइन दे रखी थी, अपन ने 2 लाइन दे रखी है। ओके, चलिए। ये वाला सवाल भी अपन ने टेस्ट पेपर में कुछ इस तरीके से दिया था, आप देखें। अपना जो टेस्ट पेपर 10 था उसमें मंदरजा झेल में से कौन सा शेरी मजमुआ फैज का नहीं है? तो इसमें मेरे दिल मेरे मुसाफिर ये वाला इसमें ऑलरेडी है इसमें। ओके, नहीं वाला सवाल था। 3 इसमें से फैज़ अहमद फैज़ साहब के हैं, और बाकी एक जो है इसमें से नहीं था। इसके बाद में दोस्तों अख्तरुल ईमान साहब की एक बहुत मशहूर नज़म है, एक लड़का। यहाँ से इस टॉपिक को एग्जामिनर ने बहुत अच्छे से लिया है दोस्तों। इस टॉपिक से कुल 5 सवाल एग्जामिनर ने उठाए हैं। पहला सवाल था, तवंगर हर जयकारों को क्या दर पूजा गर मुझको, मगर जब जब किसी के सामने दामन पसारा है। तो इसका अगला मिसरा क्या था? यहाँ पर मैं लिखना भूल गया दोस्तों। इसका अगला मिसरा है, ये लड़का पूछता है अख्तरुल ईमान तुम ही हो। ये लड़का पूछता है अख्तरुल ईमान तुम ही हो। इसका राइट आंसर था अख्तरुल ईमान की नज़म एक लड़का किस मजमूए में शामिल है? यादें। अख्तरुल ईमान के किस मजमूए पर उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया? यादें। अख्तरुल ईमान की नज़म एक लड़का किस मिसरे पर ख़त्म होती है? ये कुज़्ब अफ्तर है झूठ ये देखो मैं ज़िंदा हूँ। अख्तरुल ईमान का शेरी मजमूआ नहीं है आपके इसमें। आबजू, यादें, बिन्त लम्हात और नालाए औनदलेब। तो इसमें से ये नालाए औनदलेब ये इनका शेरी मजमूआ नहीं है, बाकी तीनों इनके शेरी मजमूआ हैं। तो इस टॉपिक से 3 सवालात अपने टेस्ट सीरीज में हैं, देख लीजिएगा एक बार आप। अपन ने साहित्य अकादमी अवार्ड की डेट पूछी थी, और उसने साहित्य अकादमी अवार्ड किस मजमुए पर पूछा है, बस इतना सा फर्क है। पहला सवाल तो ये था, और एक था ये देखो हूबहू डिट्टो सवाल, ये किस शेरी मजमुए से लिया गया है एक नज़म।
ठीक है, यादें। सवाल नंबर पेपर नंबर 7 है, 114वां सवाल है। और एक ये जो सवाल था ना आपके कौन से शेरी मजमूआ नहीं, ये अपने टेस्ट पेपर चौथा टेस्ट पेपर था, चौथे टेस्ट पेपर का 46वां सवाल दोस्तों इसमें से हूबहू उठाया गया है। इसके बाद में बात करते हैं सर सैयद अहमद ख़ान साहब का एक सबक दिया हुआ है आपके अपनी मदद आप। इसमें सवाल था सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने मजमून अपनी मदद आप के आखिर में किस बात की तरफ इशारा किया, तो तालीम की तरफ इसका उत्तर था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब के सच और झूठ का रज़मनामा, ये पूरा मजमून था और इस मजमून से ये कोई पैराग्राफ उठाया गया था और ये पूछा गया था कि भाई ये किस मजमून से उठाया गया, तो ये सच और झूठ के रज़मनामे से उठाया गया है। ठीक है, मजमून सच और झूठ का रज़मनामा मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कौन सी किताब में शामिल है, तो नीरंग ख्याल। ये तो बिल्कुल आसान सवाल था। अल्ताफ़ हुसैन हाली का जो मजमून है गालिब की शायरी, इस टॉपिक से एक भी सवाल नहीं उठाया आरपीसी ने। शिबली नौमानी साहब की शायरी क्या, इस टॉपिक से इस मजमून से एक भी सवाल नहीं उठाया गया है। पतरस बुखारी का सवाल था, लाहौर का जोग्राफिया इनका मजमून है, बहुत बहुत खूबसूरत मजमून है। पतरस बुखारी ने अपने मजमून लाहौर का जोग्राफिया में लाहौर में 5 के बजाय कितने दरिया बहने का जिक्र किया, तो 4.5। मैंने मतलब हंसी मजाक करते हुए इसको बताया था इस क्लास में। पतरस बुखारी का असल नाम अहमद शाह बुखारी है, तो अपने टेस्ट पेपर का सीधा सवाल था। ये अपना पेपर नंबर 8 था, पेपर नंबर 8 का ये देखो 102 सवाल है, पतरस बुखारी का असल नाम, सीधा टेस्ट पेपर में अपने ये सवाल है। तो पतरस बुखारी साहब से 2 सवाल उठाए गए थे। फिर अब्दुल हक साहब का मजमून था हाली, और इसमें पहला सवाल था मौलवी अब्दुल हक का मजमून हाली किस किताब में शामिल है, चंद हमासर। और मौलवी अब्दुल हक ने मजमून हाली कब लिखा था, 1929 में। सर सैयद की जमात में बहैसियत इंसान के मौलाना हाली का पाया बहुत बुलंद था। मौलवी अब्दुल हक के मजमून हाली में यह ख्याल किसका है, तो नवाब इमादुल मुल्क। दोस्तों इसमें से 3 सवाल उठाए गए थे, 3 में से पहला सवाल तो अपने टेस्ट पेपर में हूबहू आपको मिल जाएगा, देख लें आप। पेपर नंबर 11 जब ओपन करते हैं, पेपर नंबर 11 में 46वां सवाल पड़ा है, चंद हम उसर किसकी तसनीफ है, तो ये अल्ताफ हुसैन हाली इसकी मौलवी अब्दुल हक के मजमून जो है हाली किस किताब में शामिल, चंद हम उसर। ये सवाल आरपीसी ने पूछा था और हमने इसको चंद हम उसर किसकी तसनीफ है इस तरीके से सवाल पूछा है। चलिए, और फिर इसके बाद में मेहदी अफादी साहब का उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा, इस टॉपिक से भी 2 सवाल आरपीसी ने उठाए हैं। पहला तो एक पैराग्राफ दे रखा था आपको, इसमें से ये पहचान करनी थी कि भाई ये किस सबक या किस मजमून से ये पैराग्राफ दिया हुआ है। दूसरा था मेहदी अफादी का मजमून उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा उनकी किस किताब में शामिल है, तो अफादात मेहदी। ठीक है, ये टॉपिक हुआ आपके क्लियर। अब रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का बिल्कुल अपने टेस्ट पेपर में ये सवाल दिया हुआ है, रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों के मजमूए का नाम। ये अपन ने 2 पेपर लिए, ये मतलब जो टेस्ट सीरीज थी ना, टॉपिक वाइज और एक फाइनल मेजर टेस्ट, उस दोनों टेस्टों में ये सवाल मैंने दिया था। और टेस्ट पेपर 4 का 93 नंबर सवाल ये सवाल था, और फिर वापस मैंने इसको टेस्ट पेपर 8 था, इसका 153वां सवाल बिल्कुल ये वापस रिटर्न दिया था अलग से। तो ये सवाल आपके इसमें रशीद अहमद सिद्दीकी साहब के खाकों का मजमूए का नाम गंजहाय गिरा नुमाया। ठीक है, अब आती है सबसे आपके मेरिट डिसाइड करने वाले पार्ट्स की, उर्दू पेडागोजी की। उर्दू पेडागोजी के अंदर दोस्तों मंजिल एकेडमी का ऐसा कोई सवाल नहीं था जो आपके मंजिल एकेडमी का कंटेंट से ना मिला हो, टेस्ट सीरीज में ना मिला हो। आपकी ज़बान की महारतों में पढ़ना और लिखने वाले कुछ टॉपिक थे। पढ़ने में तरकीबी, तहलीली, हुरूफ तेजी, सूटी, लफ्ज़वारी और किस्सावारी तरीके थे। लिखने में अबजदी, पेस्टोलॉजी, मॉन्टेसरी, पढ़ो लिखो तरीका। दोस्तों सबसे ज़्यादा मंजिल एकेडमी ने जो नाम कमाया था इस पेडागोजी के बेस पे कमाया था। वो क्यों कमाया था, उर्दू पेडागोजी को अपन ने उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी के कंबाइन रूप को शामिल करते हुए इस पेडागोजी को समझने का पूरा प्रयास किया था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस टॉपिक से आरपीसी ने दोस्तों 6 सवाल उठाए हैं। लिखना सिखाने के अबजदी तरीके की तायद के ज़मान में दुरुस्त दलील पूछी है, तो इसमें हुरूफ और लफ्ज़ के बुनियाद पुख्ता हो जाती है और ख़त वाज़े तौर पर साफ रहता है। और दूसरा सवाल था, इसका उत्तर यह हो जाएगा। दूसरा सवाल था पढ़ना सिखाने के लिए हुरूफ तेजी के तरीके में ज़ेल में से कौन सा कुल सही है, तो इस तरीके में पहले हुरूफ की मिलवा शक्लों से वाकिफ़त कराई जाती है, प्लस दुनिया की सभी ज़बानों की तदरीस के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों देखो, सही में से भी अपने को सही चुनना है तो अपन इस ऑप्शन पे जाएंगे, बाकी ये ऑप्शन भी गलत नहीं है। दुनिया के सभी ज़बानों की तदरीस के लिए बिल्कुल हुरूफ तेजी का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी आरपीसी चाहती है कि सही में से सही चुनना आपको, तो ये वाला ऑप्शन जाएगा अपन। लिखना सिखाने के पेस्टोलॉजी तरीके के बारे में सही कौल है पेस्टोलॉजी तरीके में, तो इन मशकों से हुरूफ मिलाकर लिखाया जाता है।
ज़बान की बुनियादी महारतों में सबसे पहले किस महारत को सीखने और सिखाने पर तवज्जो दी जाती है? तो सुबोपली, मैंने एक सूत्र बताया था हिंदी में, सुबोपली। यानी सुनना, बो से बोलना, पे से पढ़ना, ली से लिखना, सुबोपली है ना। तो पहला नाम था सुनना। बच्चे की मादरी जबान की तालीम की सही और फितरी तरतीब है सुना, यही सुबोपली सूत्र याद कर लीजिएगा, ठीक है। लिखने के अमल में जो दिक्कत या दुश्वारी, ग्राफ, डिस्ग्राफिया, जैसे अपन ग्राफ आता था ना अपने को, कई बार बच्चों को लिखने में, उसको बनाने में परेशानी होती थी, तो लिखने के अमल को पूछा है। अपन के इस टॉपिक से देखो सवाल, देखो आप सवाल नंबर, पेपर नंबर 9 का 20वां सवाल देखो। ये देखो, हुरूफ तेजी के तरीके में कौन सा जुमला दुरुस्त नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप देखें, और एक सवाल था अपने, आपको सवाल पूछा था ना लिखना सिखाने के पेस्टोलॉजी तरीके में, पेस्टोलॉजी तरीके में तो दोस्तों लकीरें खींचना सिखाया जाता है, ठीक है। हुरूफ, उसमें ऑप्शन था कि भाई हुरूफ मिलाकर लिखना सिखाया जाता है, तो मिलाएगा कैसे, लकीरों से उस हरफ को मिलना सिखाया जाएगा। तो ये सवाल अपन ने टेस्ट पेपर में अपने लगा रखा था, ओके। और ये तो सीधा सवाल दिया ही था मैंने आपके, तदरीसी जबान के लिए दुरुस्त तरतीब है सूबो पहली, ये रहा। और इसका पहला ऑप्शन, एक सवाल ये अलग से दे दिया था कि पहली आपकी स्टेज कौन सी होगी, यानी कि पहले किस पे तवज्जो दी जाती है, तो सुनना पे तवज्जो दी जाती है। यानी कि आपके पेडागोजी में भी इस तरीके से सवाल अपने टेस्ट सीरीज, कंटेंट की तो बात अलग कर रहा हूं मैं, टेस्ट सीरीज से ही अपने सवाल सारे मिल चुके हैं अपने को। अब बात करते हैं दोस्तों तदरीसी तरीक़ाकार। आपके पेडागोजी के अंदर कुछ टॉपिक दिए हुए थे, बयानिया, तरीका तफवीज़, मसले का, तहकीकी का और मुताला ज़ेर निगरानी इस्तखराजी तरीके का टॉपिक था। इसमें से आप सवालात, इसमें से टोटल आपके सवाल दोस्तों 4 सवाल इसमें से पूछे गए थे। पहला सवाल था शायरों और अदीबों की तस्वीरें और मालूमात पर मबनी एल्बम तैयार करने के लिए किस तरीके की तरीका तदरीस की निशानदेही की जाती है, तो तहकीकी तरीका होता है इसमें। इस्तखराजी तरीके में उसूल या तारीफ से शुरू करके उसका इतलाक, इतलाक मतलब उसको अप्लाई करना, उसकी मश्क करना, किस चीज़ पर किया जाता है, तो मिसालों पर। पहले आप उसको उसकी तारीफें, उसूल आपको रटवाई जाती है, फिर एग्जाम्पल, उसका समापन, एंडिंग जो पार्ट जो है वो किस पर अप्लाई होता है, मिसालों पर, उदाहरणों पर। किस तरीका तदरीस के जरिए मौलिम अपने तलबा को कम वक्त में ज़्यादा मालूमात फराहम कर सकता है, तो बयानिया तरीका, बिल्कुल लेक्चर के माध्यम से वो बता सकता है। किस तरीका तदरीस में तलबा का तजस्सुस बेदार और ज़रूरत लवाजमात फराहम करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दी जाती है और अपने तौर पर हक़ाइक़ का पता लगाया जाता है, तो बिल्कुल तहकीकी तरीका है दोस्तों। अब ये सवाल आप पहले इसमें देखें और फिर अपने टेस्ट पेपर में सवाल देखें। जो आपके आखिरी सवाल था ना, तलबा का तजस्सुस मतलब आपके बेदार हो और ज़्यादा आज़ादी हो, वो सवाल देखो, बिल्कुल अपना ये सवाल देखो आप, तलबा की जहनीत, ताकत और रुझान और शौक को देखकर पढ़ाने का जो तरीका होता है वो कौन सा होता है, तहकीकी तरीका होता है। ये सवाल एक तो अपने, अगर मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, बाकी देखो एग्जाम का जो माइंड सेट था एग्जामिनर का इस सवाल को पुटअप करने का, वो बिल्कुल यही पैटर्न था, ओके। चलिए, बाकी ये वाला सवाल था, मैंने कुछ इस तरीके से दिया था इसमें कि भाई इस्तखराजी तरीके में क्या किया जाता है, तो उसमें तारीफ़ें और उसूल मिसालें जो है वो रटवाई जाती है, उसके पहले तारीफ़, उसूल, नियम, कायदे रटवाई जाते हैं और फिर जो है उदाहरणों के माध्यम से उसको समझाया जाता है। तो इस तरीके से सवाल अपन ने टेस्ट पेपर में लगा रखा है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आखिरी पार्ट है अपने पेडागोजी का। इसमें देखो पढ़ाने की तरकीब और महारतों में आपको सवालात जवाबात, महारत रवानी सवालात और महारत तमीद और महारत इस्तेमाल तख्तासिया, इस टॉपिक से कितने सवाल पूछे हैं आप देखें। इस टॉपिक से भी आपके टोटल दोस्तों 5 सवालात उठाए गए थे। पहला सवाल था, उस्ताद सबक शुरू करने से पहले तलबा की तवज्जो हासिल करने के लिए उनकी कोई दिलचस्प वाक़या सुनाता है या कोई बसरी ज़रिया इस्तेमाल करता है, तो मज़कूरा बाला तरीका किस महारत में शामिल है, तो महारत तमहीद में शामिल है। दौरान तदरीस मौलवी की जानिब से पूछी जाने वाले तफहीमी सवालात किस चीज़ पर मबनी होने चाहिए, तो नफ्स मजमून, यानी कि जो सबक आप पढ़ा रहे हो, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, उससे रिलेटेड ही वो सवालात होने चाहिए, तफहीमी सवालात, ताकि बच्चे उससे कनेक्ट हो जाएं। पढ़ाते वक्त उस्ताद को तलबा से किस तरह के सवालात नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें से बी सी डी जो मैंने लिख रखे हैं ये तो होने चाहिए, बाकी नहीं वाला ऑप्शन था वो ये था कि सवाल की इबारत में ऐसे अल्फाज का इजाफा जिससे तलबा गलत फहमी का शिकार हो जाए। ऑप्शन तो ये सही था, लेकिन इसका सवालात जो उत्तर जो सवालात करने चाहिए वो तो ऐसे तो करने चाहिए, बाकी नहीं करने वाला ऑप्शन एक है। पढ़ाते वक्त तलबा से सवालात करने का बुनियादी मकसद होना चाहिए तलबा की जहनी फ़ाइली बेदार करना, ओके। और फिर आता है किसी तजुर्बाकार और
खल्लाक उस्ताद को तख्ता सियाह के किस किस्म के इस्तेमाल पर कुदरत होनी चाहिए। खल्लाक का मतलब होता है एक तरीके से रचनात्मक, क्रिएटिविटी पैदा करने वाला टीचर, जिस रचना करने वाला हो, सर्जन करने वाला हो, कोई किसी चीज का उत्पादन करने वाला हो, तो उसमें तख्लीकी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, चलिए अब इन ऑप्शनों के बेस पर देखो दोस्तों, आप सवाल देखें पहले अच्छे से, और अपने सवाल जो डिट्टो हु बहू, एक तो ये सवाल डिट्टो अपनी, देखो मैं आपको ये दिखाता हूं। एक तो ये बुनियादी मकसद क्या है, जहनी फ़ाली बेदार करना तलबा में, ये सवालात आप देखें पहले। हमने पेपर नंबर 9 लिया था, पेपर नंबर 9 का ये 118वां सवाल है। तदरीस के दौरान सवालात करने का अहम मकसद क्या है, जहनी फ़ाली को शामिल करना। हु बहू ये सवाल अपने जो टेस्ट सीरीज चलाई थी उसमें से ये सवाल आपको मिल जाएगा। दूसरा जो था ना आपके सवाल, दूसरा ये सवाल आप देखें, तमहीदी वाला, तलबा से पहले सवालात हासिल करने वाला, ये सवाल देखो आप। आगाज तदरीस यानी कि तदरीस शुरू करने से पहले, आपके उस सवाल में भी तो यही लाइन थी कि उस्ताद सबक शुरू करने से पहले, तो आगाज तदरीस का मतलब तदरीस शुरू करने से पहले जो सवालात तहरीक जहनी आमादगी के लिए, यानी कि जो बच्चों का जहन तैयार करने के लिए, उसका ध्यान टॉपिक में लगाने के लिए जो सवाल पूछे जाते हैं वो तमहीदी सवालात होते हैं। बिल्कुल, या तो महारत तमहीद कहते हो या तमहीदी सवालात कहते हो। ये मतलब थोड़ा सा अगर इस सवाल को आप उससे कंपैरिजन करेंगे ना, तो इसकी लैंग्वेज, इसका पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम है। सवाल एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। फिर अगला सवाल था आपके दौरान तदरीस, आपके ये सवाल हो गया है, आगे देखें एक बार आप। ये वाले दो सवाल थे ये ना, ये वाले, पढ़ाते वक्त उस्ताद को तलबा से किस तरह से सवालात नहीं करने चाहिए, नहीं वाला सवाल था। इसको देखो अपन ने अपने टेस्ट सीरीज में कैसे लगाया था। हमने ये सवाल नंबर 64 और 65 दोनों इस तरीके से लगाए थे कि भाई सबक के दरमियान सवालात कैसे होने चाहिए। ये देखो, ये 64 वाला ये था, और 65 वाला सवाल था कि भाई तदरीस के दरमियान सवालात नहीं होने चाहिए। ये देखो, इस तरीके से ये सवालात लगाया था। अगर इन सवालात को या थ्योरी को थोड़ा सा समझ में जिस बच्चे ने समझ लिया था अपने कंटेंट को, तो उसका सवाल किसी भी मतलब चाहे कैसा भी, किस तरीके से एग्जामिनर सवाल घुमाए, उसका सवाल वो गलत नहीं हुआ था। एक आपके दूसरा सवाल था ना, दौरान तदरीस मौलिम की जानिब से पूछे जाने वाले तफहीमी सवाल, तो तफहीम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी सवाल अपन ने कुछ इस तरीके से अपने कंटेंट में दिया था। ये उसमें ये था कि भाई किस चीज़ पर मबनी होना चाहिए, तो नफ्स मजमून उसमें राइट आंसर था, वो मजमून से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी पड़ाव अपने इस वीडियो लेक्चर का, सबक की तदरीस। इसमें हमने नसरी असबाक, तदरीस नज़म और तदरीस कवाइद, तदरीस कवाइद में इस्तखराजी और इस्तगलाई वाला टॉपिक भी था, जिसके एक दो सवाल अपन ने वो पहले वाले अभी जो पेज था ना उसमें से ऐड कर लिए थे। इसमें आप देखें, इस टॉपिक से भी दोस्तों आपके 5 सवाल उठाए थे एग्जामिनर ने। पहला सवाल था कि जेल में से इस्तक़राई तरीक़ा तदरीस के बारे में 2 अक़वाल दर्ज किए रहे हैं, सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो पहला ऑप्शन था इसमें, इस तरीके से मुख्तलिफ ज़हनी क़ुव्वत और सलाहियतों, मसलन गौर व फ़िक्र, इस्तदलाल, क़ुव्वत फ़ैसला वगैरह की तरबियत होती है। बिल्कुल सही बात है। खुद करके सीखने का मौका मिलता है, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा सवाल था, सबक की मनसूबाबंदी को जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने उसूली तौर पर कितने मराहिल में तकसीम किया। तो इसका राइट आंसर 6 है दोस्तों, राइट आंसर 6 ही है। कुछ साथियों ने 4 बताए थे जो कि गलत है। 6 होगा, 6 होगा भी मैं बताऊंगा अपने कंटेंट से। सबक में शामिल नए अल्फाज के माने पढ़ाने का सही तरीका कौन सा है, तो नए लफ्ज़ को आम फहम जुमलों में इस्तेमाल करके तलबा से माने अखज़ करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नए लफ्ज़ को आम जुमले में। नज़म की तदरीस का सबसे अहम मकसद क्या है, लुत्फ़ अंदोज़ी का मौका फ़राहम करना। दर्ज झेल मकासद में से कौन सा मकसद नसर की तदरीस के ख़ास मकासद में शामिल है, फ़िक्री और तख्लीकी सलाहियत, प्लस पढ़ाए जाने वाले सबक की सिन्फ़ और मुसन्निफ़ का तारुफ। ये 2 ऑप्शन मैं स्पेशली जा रहा हूं कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन हु बहू जब अपन इसका कंटेंट पढ़ते हैं नसर वाला पेडागोजी वाले पोर्शन में, तो ये नाइफ लिखा हुआ है ये लाइन के भाई उसमें मुसन्निफ़ का नाम भी उसको पता होना चाहिए, इस नसर का मकसद है। तो ये वाला, इस दोनों ऑप्शनों पे फिलहाल मैं जाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बेटर जो है दोस्तों मुझे नसर वाले पोर्शन में इस ऑप्शन पे, कंटेंट के बेस पर इस ऑप्शन पे जाना चाहूँगा मैं। ठीक है, बाकी देखते हैं आरपीसी क्या मानती है। चलिए, तो अपन इसके अपने जो सवालात थे उसमें से देखते हैं। अपन के यहाँ पर पहला सवाल था, इस्तक़राई तरीक़ाए तदरीस के बारे में 2 अक़वाल वाला सवालात था ना। यहाँ पर देखो, इस्तक़राई तरीके के ज़रिए खुद करके सीखने का मौका मिलता है। हूबहू ऑप्शन भी यही है अपने। एक अक़वाल तो ये हो गया इसमें से, और दूसरा अक़वाल ये देखो, पेपर नंबर 9 है ये दोस्तों, पेपर नंबर 9 का 92 92 सवाल है।
और इस्तक़राई तरीके को लेकर हमने एक सवाल ये भी दिया था कि भाई इसमें क्या होता है, इसमें होता है इसमें इस्तिलाह तारीफ़ और उसूल रटवाए नहीं जाते हैं बल्कि ज़बान और अदब की मिसालें पेश की जाती है इसके अंदर। ओके, इस तरीके से ये सवाल था। सवाल था अपने नज़म की तदरीस का सबसे अहम मकसद लुत्फ़ अंदोज़ी फराहम करना, तो ऑप्शन था इसमें। बाकी अपन ने इस सवाल को इस तरीके से दिया था, बुनियादी मकसद नज़म में पेश ख्यालात और एहसासात से महफूज होना। ठीक है। एक था आपके नसर वाला मकसद। देखो आप, नसर की तदरीस का मकसद क्या है? लिसानी महारतों का उसूल, तलबा की मालूमात में इजाफा, यानी कि एक ये सवाल था। अब आप यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था कि भाई जो आपके इसमें मंसूबाबंदी थी ना, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, इतने इसने उसूली तौर पर कितने मराहिल में तकसीम किया था? चलिए इसको देखते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा, मनसूबाबंदी के मराहिल के अंदर साफ लिखा हुआ है कि जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के मराहिल को उसूली तौर पर 6 मराहिल का इस्तेमाल किया जाता है। 6 मराहिल यहाँ पर देखो कौन कौन से हैं। यहाँ पर 6 के नाम देख लो: तैयारी, पेशकश, मवाजना, तामीम, इतलाक और अहादा। तो आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑप्शन 6 ही होगा। 4 जो है वो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों पूरा अपने टॉपिक वाइज विश्लेषण रहा है, और मुझे लगता है कि आपके लिए इतनी मेहनत किसी भी प्लेटफॉर्म पे शायद ही किसी ने की है। मैंने आपके लिए वो चीज़ प्रोवाइड करवाई है जो ना केवल इस पेपर का विश्लेषण था, बल्कि आने वाला जो एग्ज़ाम है 2026 में सेकंड ग्रेड का, ये आपकी दशा और दिशा दोनों तय करेगा। आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, क्या पढ़ना चाहिए सिर्फ इस बेस पे सिलेक्शन नहीं होता है, क्या नहीं पढ़ना चाहिए इस बेस पे भी सिलेक्शन होता है। तो हमें जो है मंजिल एकेडमी पे बहुत से विद्यार्थियों ने भरोसा किया है, और उस भरोसे पर 101% खरा उतरी है मंजिल एकेडमी। आप मान के चलिए दोस्तों, जब टेस्ट पेपर से 150 में से तो 75 सवाल आप गिन लेना, अभी जो मैंने एनालिसिस कराया वो सिर्फ टेस्ट पेपर से निकल गए। तो आप इमेजिन करें, अगर अपन कंटेंट से एनालिसिस करेंगे तो शायद ही कोई सवाल आपके एग्जाम में बाहर जाएगा उर्दू से। तो ये विश्लेषण अभी सेकंड ग्रेड का है, और इंशाल्लाह नया बैच जो है अपन आने वाली 1 तारीख से सेकंड ग्रेड का नया बैच शुरू करेंगे। इसी तरीके से सेम विश्लेषण अभी 5-7 दिनों के अंदर अपन फर्स्ट ग्रेड का करने वाले हैं। फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट ग्रेड का अभी जो उर्दू का एग्जाम हुआ था लास्ट बार, उसका विश्लेषण करेंगे। उससे पहले थर्ड ग्रेड एग्जाम उर्दू का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि थर्ड ग्रेड का एग्जाम पहले है, इसका विश्लेषण भी करेंगे। और जिस विद्यार्थी को फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड नया बैच ज्वाइन करना है, इंशाल्लाह इस 1 तारीख से नए बैच शुरू होंगे। टेस्ट पेपर, अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट पेपर या टेस्ट सीरीज से ही हमें ज्वाइन करना है, तो बिल्कुल आपको वो सुविधा भी दी जाएगी। लेकिन टेस्ट सीरीज वाले बच्चों को मतलब एक लिमिटेड अटेम्प्ट मिलते हैं, सिर्फ 3 से 5 अटेम्प्ट मिलते हैं टेस्ट पेपर के। जो कोर्स होल्डर वाले बच्चे होते हैं उनको 1 साल तक उन टेस्ट पेपर को अनलिमिटेड अटेम्प्ट का ऑप्शन अपने यहाँ मंजिल एकेडमी ने दिया हुआ है। यानी कि कंटेंट से सवाल गलत होने की कोई संभावना ही नहीं है। आप जाइए और उस टेस्ट को दीजिए, गलती होती है फिर उस टेस्ट को दीजिए, फिर गलती होती है फिर उस टेस्ट को दीजिए। तो इस तरीके से आपके लिए अपन इंशाल्लाह टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहे हैं, और नया कोर्स वापस अपडेट वर्जन, जैसे जो पुराने कोर्सेज रिकॉर्डेड कोर्सेज तो हैं ही हैं, उनमें से जो काफ़ी टॉपिक जो है लंबे लेंथी टॉपिक हैं वो तो आपको वो डिट्टो मिलेंगे। बाकी उस टॉपिक से क्या अपडेट करना है वो आपको उस लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा। और इस पेपर का एनालिसिस जो अपन ने विश्लेषण किया है वो आपको, और ये मेरी जो मेहनत है वो आपको कैसी लगी दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में अपना कीमती कमेंट जरूर दीजिएगा वक्त निकाल करके। मैं जानता हूँ आप इसका सीधा उत्तर देख के इस पेपर को आगे बढ़ते जाएंगे, इस वीडियो को आगे ले जाते जाएंगे, लेकिन मान के चलिए दोस्तों, अगर आपने इसका 1 मिनट भी आगे निकाल कर देखा तो बहुत कुछ छूटने वाला है आपके। इस वीडियो को पूरा देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये प्रयास अगर पसंद आया है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपसे इतनी सी दरख्वास्त है। और आपका नए कोर्सेज में, अपडेट वर्जन में, या कोई भी पूछताछ के लिए आपको कोई क्यूरीज लेनी है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज ज़रूर करें, 9462622101, 9462622101, इस नंबर पे व्हाट्सअप ज़रूर करें। और आपको ऑफिशियली आप प्ले स्टोर पे जाएं, और प्ले स्टोर पे जाकर मंजिल एकेडमी का ऑफिशियल ऐप जो है वो ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि जो कोर्सेज़ का या जो टेस्ट सीरीज का जो कोर्स लॉन्च होने वाला है इसी एप्लीकेशन पे होगा। आप
निश्चित रहे उर्दू की खिदमत के बारे में सभी मेरे साथी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन स्पेशल जो टेस्ट सीरीज से जिसने पहचान बनाई है, मैं आपको थर्ड ग्रेड का विश्लेषण ऐसा कराऊंगा कि जो पेडागोजी का सबसे मुश्किल सवाल थे 2 या 3, वो अपने कंटेंट से थे, और मैं आपको उसका भी विश्लेषण कराऊंगा, तब आप उस वीडियो में देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो काफी बड़ा बन गया है, विश्लेषण बहुत जरूरी था, सिर्फ आंसर की जारी करना मकसद नहीं था, वो तो बहुत से मेरे साथियों ने आपको पहले ही करवा दिया था। मैंने इस वीडियो को बनाने में जो मेहनत की है, जो विश्लेषण किया है, ये विश्लेषण आपको जो 2026 का जो पेपर बनेगा उसमें बहुत कारगर साबित होगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा मेरा ये प्रयास, कमेंट जरूर कीजिएगा, और पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज, जय हिंद।